पहले पार्ट में हमने थोड़ा समझने की कोशिश की थी कि WSP के मेन उद्देश्य क्या है, और उसमें कुछ चीजों को हमने मतलब शायद टर्मिनोलॉजी समझने की कोशिश की थी, या उसकी डेफिनेशन समझने की कोशिश की थी, या उसके कंपोनेंट समझने की कोशिश की थी। लेकिन हम खुद WSP बनाएंगे तब क्लैरिटी आएगी और ज्यादा। लेकिन अभी हम आगे बढ़ते हैं। तो बेसिकली आपको समझ में आया होगा सेजिना के प्रेजेंटेशन से कि ये जो वाटर सिक्योरिटी प्लान जो है वो बेसिकली वाटर के कैलकुलेशंस के इर्द गिर्द बहुत घूमता है। प्रोसेसेस उसके उसके साथ जुड़ती है। अगर प्रोसेस से करेंगे तो कम्युनिटी भी इसको ऑन करेगी, लेकिन फिर भी आप क्वालिटी ऑफ कैलकुलेशंस को कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते हैं। और जैसे सेजिना ने कहा कि इसमें काफी सारा फ्लेक्सिबिलिटी भी है, कि ऐसा नहीं है कि एक बहुत रिजिड प्लान है, क्योंकि एरिया टू एरिया काफी चीजें डिफर कर सकती है। एरिया टू एरिया प्रायोरिटी भी डिफर कर सकती है। तो कंसीडरिंग दैट जो आपके कंपोनेंट्स होंगे वाटर सिक्योरिटी प्लान में, वो भी डिफर कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि एक रिजिड हार्ड लाइन है और उसी को हम वाटर सिक्योरिटी प्लान कहेंगे और उसी कंपोनेंट से बना होगा तो ही कहेंगे। लेकिन मोटे मोटे तौर पे आपको समझ में आना शुरू हुआ होगा कि क्या होने से वो वाटर सिक्योरिटी प्लान होगा और क्या नहीं होने से वो वाटर सिक्योरिटी प्लान नहीं होगा। तो इसी कड़ी को हम आगे बढ़ाते हैं, और हमारे पास एक जो प्री रिकॉर्डेड लेक्चर जो है अप्रोक्सीमेटली 1 आवर का है, वो हम सुनते हैं। और उसमें हम उसके बाद हम सेजिना जुड़ेगी और हम इसको डिस्कस करेंगे, आपके क्वेश्चंस को। तो ये रिकॉर्डिंग जो है ये बेसिकली सिद्धार्थ पाटिल के द्वारा दिया गया है। सिद्धार्थ पाटिल कुछ समय तक बड़े लंबे समय तक एक्वाडम के साथ जुड़े थे, जो पुणे बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, जिस ऑर्गेनाइजेशन को हिमांशु कुलकर्णी लीड करते हैं। और कुछ सोशल एस्पेक्ट्स की वजह से उन्होंने बीच में डिसकंटिन्यू किया था एक्वाडम को, और वो फ्रीलांसर का काम करते थे। और जब ये फ्रीलांसर का काम करते थे तब हमारे साथ एंगेज हुए थे ये पर्टिकुलर एक्सपीरियंस को शेयर करने के लिए। तो बेसिकली उनको हमने यही ब्रीफ दिया था कि ये टीचिंग हमें करना है वाटर सिक्योरिटी प्लान्स के ऊपर, वाटर बजट के ऊपर, वाटर बैलेंस वगैरह के ऊपर। तो आपका जो थॉट प्रोसेस है उसको आप ऑर्गेनाइज करके हमारे साथ एक लेक्चर डिस्कस और लेक्चर डिलीवर कीजिए। तो हम उसको शांति से एक बार देख लेते हैं उस लेक्चर्स को। काफी सारे इश्यूज जो है हम आपके जहन में आएंगे, आप नोट डाउन कीजिए। लेकिन इसको एट द सेम टाइम हम एड्रेस नहीं कर पाएंगे क्योंकि हम प्री रिकॉर्डेड लेक्चर को देख रहे हैं। मैं लेक्चर को रन करता हूं सीधा ज्यादा समय नहीं लेते हुए मैं सीधा फ्लोर हैंड ओवर कर रहा हूँ। आप अभी शुरुआत कर सकते हैं। चीजें जो क्वेश्चन आंसर है मेरे ख्याल से सबसे लास्ट में रखेंगे। ठीक है। तो मैं बेसिकली सिद्धार्थ महाराष्ट्र से हूँ और बेसिकली ग्राउंड वाटर पे काफी सालों से काम कर रहा हूँ। एंड एक्वाडैम नाम की एक संस्था है पुणे में, जिसके साथ मैं 2009 से 2024 में तक काम कर रहा था। अभी रिसेंटली पिछले मार्च में मैंने एक्वाडैम से ब्रेक लिया है और अभी मैं इंडिविजुअल लेवल पे कुछ इधर उधर का काम देख रहा हूँ। ओडिशा में कुछ ग्राउंड वाटर पे काम कर रहा हूँ। तो मैं बेसिकली डायरेक्टली प्रेजेंटेशन पे जाता हूँ। तो हम लोग ग्राउंड वाटर बैलेंस पे थोड़ा बात करेंगे। पहले मैं थोड़ा सा वाटर बैलेंस के ऊपर भी बात करता हूँ, बट मेरा फोकस रहेगा ग्राउंड वाटर बैलेंस, बिकॉज मेरा काम ज्यादातर ग्राउंड वाटर पे रहा है, तो मैं इसीलिए इसके ऊपर ज्यादा बात करूंगा। हम लोग एक कॉन्सेप्चुअल लेवल पे बातें करेंगे। मैं योगेश सर से मैंने सुबह बात की थी। आप लोग इसका जो साइंस है, एक्विफर्स वगैरह, ये थोड़ा बहुत जानते हैं, तो मैं उस अजम्पशन के साथ इसके बारे में बात करने वाला हूँ। तो बिफोर वी गो अहेड, एक जब मैं एकेडम अच्छा एक और बात, ज्यादातर स्लाइड्स जो आप देखेंगे यहाँ, ये मेरा जो पहली वाली जो संस्था है एक्वाडैम, इनके साथ जो मैं काम करता था तब ये स्लाइड्स बनाई थी मैंने बनाई है, कुछ मेरे कलीग्स ने बनाई है। और ये सारा जो एक्सपीरियंस है एक्वाडैम का, ये 25 साल एक्वाडैम ने पार्टनर ऑर्गेनाइजेशंस के साथ कोलैबोरेशन करके
नॉलेज को जनरेट किया है, जैसे कि एसीटी एक पार्टनर है एक्वाडैम के, ऐसे ही बहुत सारे पार्टनर्स के साथ। तो ये सारा काम बेसिकली पूरे इंडिया जो आप देख रहे हैं, ये कोई एक इंसान या एक संस्था का नहीं है, ये कोलैबोरेटिव एफर्ट है पिछले 20-25 साल में इंडिया में जो हुआ है एनजीओ सेक्टर। चलो, तो ये एक ग्राफ है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री का ये डेटा है। इसमें आपको क्या दिख रहा है, अलग अलग क्रॉप्स है। एक्स एक्सिस आप एक सेकेंड, एक्स एक्सिस पे आप देखेंगे टाइम है 1950 से लेके 2016-17 तक, और यहाँ आपका मिलियन हेक्टेयर्स में एरिया अंडर क्रॉप है, कौन कौन से अलग अलग क्रॉप में कितना मिलियन हेक्टेयर एरिया में वो क्रॉप लगाया गया है। तो अगर 1950 जस्ट इंडिपेंडेंस के बाद की हम अगर बात करें, तो जो सबसे ज्यादा क्रॉप था, और उसके बाद कुछ साल तक बढ़ा भी एरिया, सबसे ज्यादा जो क्रॉप्स थे उसको कहते हैं न्यूट्री सीरियल। अब ये न्यूट्री सीरियल ये नया शब्द है, इनफैक्ट अब ये पुराना हो गया, पिछले बजट में इसको कुछ और नाम दे दिया। आइडियली मैं अगर आ पाता वहां तो मैं ये इंटरैक्टिव करता, मुझे एक साइड बात करना अच्छा नहीं लगता है, बट किसी को पता है न्यूट्री सीरियल को पिछले बजट में हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने कुछ और नाम दिया है? किसी को अगर पता होगा तो। योगेश सर, इज इट ओके इफ आई डू इट दिस वे? हाँ हाँ, कोई कोई इश्यू नहीं है, कोई इश्यू नहीं है। आज जवाब आ रहा है श्रीधन। हाँ, करेक्ट करेक्ट, परफेक्ट। तो ये जो श्री धन है उसको 2014 के समय न्यूट्री सीरियल बोला गया, उसके पहले उसको मिलेट्स कहा करते थे। मिलेट्स में बेसिकली जो ट्रेडिशनल इंडियन ग्रेन्स है, उनको हम मिलेट्स कहते थे। और आप देख सकते हैं इंडिपेंडेंस के बाद दैट वाज द लार्जेस्ट क्रॉप, दैट वाज द लार्जेस्ट, वो सबसे बड़ा ग्रुप था क्रॉप्स का जो इंडिया में कल्टीवेट किया जाता था। और करीब 1970 के जस्ट थोड़ा सा पहले से ये इसका कम होना स्टार्ट हो गया। और ये जो पीरियड है 1960 से 1970, इसके बीच में हमारे देश में हरित क्रांति लाई गई, ग्रीन रेवोल्यूशन का पूरा पैकेज आ गया। ग्रीन रेवोल्यूशन के पैकेज में क्या था, एक तो एक ग्रीन रेवोल्यूशन एक पैकेज था, ये कोई एक या दो चीजें नहीं थी, ये बहुत सारी चीजें थी, जैसे कि हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स, हाइब्रिड सीड्स लाए गए, बहुत सारा फर्टिलाइजर का, पेस्टिसाइड का इनपुट आया, मार्केट को किसान के साथ लिंक किया गया। उसके बाद मतलब जो हमारी मंडीज है, एपीएमसीज है, वो सब सेटअप करके प्रोक्योरमेंट वगैरह वो सारी चीजें, फार्मर को लोन मिले, क्रेडिट इजीली मिले, इसलिए बैंक्स वगैरह को भी, बैंक्स का भी सपोर्ट फार्मर्स के लिए दिया गया। बट ये सारे चीज में कोर था पानी। ग्रीन रेवोल्यूशन का अजम्पशन ये था कि किसान के पास पानी होगा और उस पानी से हाई यील्डिंग वैरायटी और बहुत सारा फर्टिलाइजर से हम लोग ज्यादा क्रॉप यील्ड निकालेंगे। और कौन से दो क्रॉप थे जिसको ज्यादा प्रमोट किया गया? नंबर 1 था राइस, जो आप देख सकते हैं ब्राउन, नंबर 2 था वीट, ये डार्क। जैसे जैसे हमारा ये न्यूट्रिशन, ये मिलेट्स का एरिया कम हो रहा है, उसके सामने आप देख सकते हो राइस और वीट का एरिया बढ़। आपने न्यूज़पेपर में पिछले 10 साल में बहुत पढ़ा होगा कि शुगर केन पानी बहुत लेता है, बहुत क्रिमिनल क्रॉप है, बहुत ऐसा है, जो किसान शुगर केन लेते हैं वो बहुत पानी वेस्ट करते हैं वगैरह। बट अगर आप देखेंगे तो शुगर केन एक्चुअली यहाँ है बहुत ही कम, एज कंपेयर टू बाकी का क्रॉप्स शुगर केन बहुत नीचे है एरिया में। पॉइंट ये है कि अगर ये ग्राफ जो आपको क्रॉप का एरिया दिखा रहा है, इसको पानी में कन्वर्ट करें, अगर हम एक अप्रोक्सीमेट गवर्नमेंट का ही जो आईसीएआर, जो इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चरल रिसर्च जो है, जो एपेक्स, जो प्रीमियर बॉडी है एग्रीकल्चर का इंडिया में, रिसर्च बॉडी, उनका अगर वाटर यूज का स्टैटिस्टिक ले क्रॉप का, कि कौन से क्रॉप को कितना पानी जरूरी है, और उसको यहाँ यूज करें, तो आप देख सकते हो कि 1950 में जो क्रॉप्स ये लगाए गए थे, उनको टोटल 790 बिलियन क्यूबिक मीटर पानी की जरूरत थी वो क्रॉप्स को ग्रो करने की।
अब अगर हम 2016-17 के जो क्रॉपिंग है उसको आप पानी का रिक्वायरमेंट देखेंगे तो वो करीब आएगा 1200 बिलियन क्यूबिक मीटर, मतलब अप्रोक्सीमेटली 400 बिलियन क्यूबिक मीटर पानी एक्स्ट्रा हमको एग्रीकल्चर में देना पड़ रहा है। अब ये एक तरीके का वाटर बैलेंस हमने यहाँ पे कर। सो और प्लीज एक चीज यहाँ पे देखो कि हमने यहाँ डोमेस्टिक ड्रिंकिंग वाटर कोई बात नहीं, हम यहाँ क्या देखें कि क्रॉपिंग पैटर्न में कुछ बदलाव आए, ठीक है, बट वो क्रॉपिंग पैटर्न में बदलाव आने के कारण उसका पानी पे क्या इम्पैक्ट हुआ, ये आंकड़ों में नंबर्स में जब हम प्रेजेंट करते हैं तो उसका इम्पैक्ट अलग होने लगता है और प्लानिंग के लिए एक अलग तरीके से इसका यूज किया जा सकता है। अगर हम एक गांव के पानी का रिक्वायरमेंट अगर देखें, मोटा मोटा इंडिया का एवरेज, ये इंडिया का एवरेज बता रहा हूं, ये कोई ऐसा नहीं है कि आपके गांव का परफेक्ट ऐसा है, अंदाजा मोटा मोटा। तो ये सबसे बड़ा जो है डार्क ब्लू, ये है हमारा रबी का जो खेती है, जो भी क्रॉपिंग है उसको जो इरिगेशन है, ये इतना पानी एवरेज इंडियन गांव में चाहिए। ये येलो वाला जो है वो है खेती के लिए गर्मी में जो पानी दिया जाता है समर क्रॉप में वो, और ये जो बहुत छोटे छोटे जो दिख रहे हैं ये है आपका ह्यूमन ड्रिंकिंग वाटर, जो कि अगर परसेंट में कहे तो 1% से भी कम पूरे गांव को साल भर जो पानी की रिक्वायरमेंट है उसका 1% से भी कम जरूरत ये ड्रिंकिंग वाटर के लिए है। और ह्यूमन टोटल अगर आप ले लो डोमेस्टिक और ड्रिंकिंग, ये दोनों को अगर ऐड कर दो तो करीब 1 to 2% पूरे गांव का वाटर रिक्वायरमेंट। मतलब अगर गांव में 100 लीटर पानी का साल में यूज हो रहा है तो उसमें से केवल 2 लीटर ये हमारा पीने का रिक्वायरमेंट है, और आज हम उतना भी नहीं कर पा रहे। बट एनीवेज, ये एक मोटा मोटा गांव का वाटर बैलेंस, ठीक, जो पानी इस्तेमाल हो रहा है वो कहाँ कहाँ जा रहा है। ऑफ कोर्स ये एक कंप्लीट पिक्चर नहीं है, क्यों नहीं है मैं थोड़ी देर में आगे बताऊंगा। ये वाटर बैलेंस का एक पार्ट। तो एक चेक डैम आप लोग ने आप एसीटी का चेक डैम पे भुज में बहुत सारा काम है, सो आई एम श्योर आपने चेक डैम तो देखा हो। तो चेक डैम का अगर वाटर बैलेंस करना है तो हम कैसे करेंगे? अच्छा एक बात बताइए, बैलेंस ये जो शब्द है ये आपने पहले कहीं सुना है? बैलेंस को गुजराती में या हिंदी में आपका रेगुलर लाइफ में आपने ये चीज का कहाँ पे यूज किया है? डेली लाइफ में, साइंस में, कॉलेज में नहीं, डेली लाइफ। बैंक बैलेंस में यूज किया है। ओके, बैंक बैलेंस, डाइट ओके, बैलेंस ऐसे यूज किया है। डाइट बैलेंस, फूड बैलेंस ना सर? फूड बैलेंस, हाँ। फूड हाँ बैलेंस अच्छा सब, डाइट का, नॉट फूड, डाइट बैलेंस की बात कर रहे हैं। हाँ अ, इंसान मोटा नहीं, ओबेसिटी नहीं है, उस तरीके का बैलेंस की हाँ मतलब हाँ आप बहुत एडवांस आपके स्टूडेंट्स हैं, बट उससे भी बेसिक बैंक बैलेंस बहुत अच्छी चीज है। उससे भी बेसिक सब्जी जब हम खरीदने जाते, सब्जी में, हाँ। जब आप अगर, यस करेक्ट, तराजू जो पुराने टाइम में होता था जिसमें दो साइड में, एक साइड में वजन और दूसरे साइड में सब्जी या दाल या आटा जो भी डाल के हम बैलेंस करते थे। तो बेसिकली बैलेंस का मतलब क्या है? दो साइड है और दोनों को बैलेंस करना उसको। तो पानी के मामले में भी हम यहाँ करते हैं। अब दो साइड है, दो साइड क्या होते हैं? नंबर 1 साइड होगा इनपुट, नंबर 2 साइड होगा आउटपुट। तो अगर एक चेक डैम की हम बात करें तो बारिश का सीजन में बारिश हो रही है तो चेक डैम में कुछ पानी आएगा, वॉल बना है, वॉल क्योंकि बारिश का सीजन है पानी कंटिन्यूसली आ रहा है तो वॉल के ऊपर से या साइड से स्पिलवे से पानी ओवरफ्लो होगा, कुछ पानी का इवेपोरेशन होगा और कुछ पानी का इनफिल्ट्रेशन। ये सब माइनस जब आप करोगे, सो इनफ्लो माइनस ओवरफ्लो, इवेपोरेशन और इनफिल्ट्रेशन जब करोगे तो आपको स्टोरेज भी मिल जाए। तो ये है बारिश का, इस चेक डैम का वाटर बैलेंस। अब
यही चीज, अब ये वाटर बैलेंस जो आपने किया, ये स्टैटिक नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि एक बार कर दिया तो होगी, हर सीजन में चेंज आने वाला है। और यही चेक डैम का मॉनसून, सॉरी, समर का जो वाटर बैलेंस है वो टोटली अलग। बारिश खत्म हो गई है तो आउटफ्लो बंद हो गया है, ओवरफ्लो बंद हो, आउटफ्लो नहीं सॉरी, ओवरफ्लो बंद हो गया है, इनफ्लो भी बंद हो गया है। लेकिन इवेपोरेशन तो चलते रहेगा, इनफैक्ट इवेपोरेशन बढ़ेगा और इन्फिल्ट्रेशन भी चलते रहेगा। तो बेसिकली रेनी सीजन में इनफ्लो, ये आपका या आप ऐसा सोचिए कि दोनों जगह स्टोरेज को हम लोग लेफ्ट साइड को मानते हैं बैलेंस का। स्टोरेज इज इक्वल टू मॉनसून में इनफ्लो माइनस ओवरफ्लो माइनस इन्फिल्ट्रेशन माइनस इवेपोरेशन, ये सब माइनस करोगे तो आपको चेक डैम में कितना पानी बचा है ये नहीं। समर में आपका पैरामीटर चेंज हो गया, तो स्टोरेज इज इक्वल टू जो ओरिजिनल स्टोरेज था मॉनसून के एंडिंग में, दैट स्टोरेज माइनस इवेपोरेशन माइनस। तो दिस इज अ वेरी बेसिक, ये एक बहुत ही सिंपल सा एक डेमोन्स्ट्रेशन है कि वाटर बैलेंस कैसे हो सकता है और कैसे वो सीजनली या पीरियोडिकली चेंज होगा। तो अब आप ये तराजू वाला चीज समझ गए हैं, तो अभी हम इसको अगर ब्रॉडली अगर हम देखें तो ये एक क्रॉस सेक्शन है एक कोई भी टोपोग्राफी का। अ, यहाँ पे कुछ स्ट्रीम्स दिख रहे हैं, पॉन्ड्स है, गांव है, पेड़ पौधे। अब बारिश आएगी, बारिश जब होती है तो जब पहला पानी गिरता है तो पेड़ पौधों के पत्तों पे गिरेगा, वो कुछ पानी को रोकेंगे। फिर कुछ पानी पॉन्ड्स में रुकेगा क्योंकि डिप्रेशन है, कुछ इवेपोरेशन होगा, कुछ ट्रांसपिरेशन होगा, रन ऑफ होगा, और फिर कुछ इन्फिल्ट्रेशन। इन्फिल्ट्रेशन के बाद जो नेक्स्ट स्टेप आता है उसको हम रिचार्ज कहते हैं। इन्फिल्ट्रेशन और रिचार्ज में बेसिक थोड़ा सा फर्क है, शायद आपको पढ़ा है बट फिर भी मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। जमीन का जो सरफेस सतह है, उससे जब पानी नीचे जाता है तो उसको इन्फिल्ट्रेशन, तो सॉइल में जो पानी जा रहा है उसको इन्फिल्ट्रेशन। रिचार्ज उस पानी को कहते हैं जब वो पानी एक्विफर में पहुंचे। तो सारा पानी जो जमीन के अंदर जाता है वो एक्विफर तक नहीं पहुंचे, कुछ पानी सॉइल में एब्जॉर्ब होगा, तो सारा का सारा पानी नीचे एक्विफर में नहीं पहुंचता। तो एक्विफर तक जो पानी पहुंचेगा इन्फिल्ट्रेशन होने के बाद, उसी पानी को रिचार्ज कहते हैं, और इसीलिए इन दोनों को अलग से दिखाया गया। सो जो बारिश का पानी है उसका ये सारा चीज होगा। तो आपका प्रेसिपिटेशन ये इनपुट हो रहा है, फिर रन ऑफ है, कुछ स्टोरेज है, कुछ रिचार्ज है, इन्फिल्ट्रेशन है, कुछ सॉइल मॉइस्चर है, तो ये सारा चीज हो रहा है। तो अगर इसका एक बेसिक वाटर बैलेंस इक्वेशन हमको बनाना है जो कि बहुत ही जेनेरिक है, जनरल इक्वेशन है ये कोई भी गांव के लिए, तो प्रेसिपिटेशन यानी बारिश का पानी इक्वल टू कुछ पानी जो पकड़ के रखा गया स्टोरेज पॉन्ड्स में या कहीं पर भी, प्लस इवेपोरेशन, कुछ पानी इवेपोरेट और ट्रांसपिरेशन हो रहा है, रन ऑफ मतलब जो पानी बह के जा रहा है, और कुछ पानी इनफिल्ट्रेट हो रहा है। एक ब्रॉड अगर जमीन के ऊपर के पानी की अगर आप बात कर रहे हैं, बारिश का जो पानी है उसका अगर वाटर बैलेंस, गांव का वाटर बैलेंस करना है, तो ये आपका ब्रॉड इक्वेशन होगी। इसके लिए इनपुट ऑब्वियसली बारिश होने वाला है, तो ये एक बेसिक ब्रॉड इक्वेशन होगी। लेकिन जब हम ग्राउंड वाटर पे आते हैं तो ग्राउंड वाटर का इक्वेशन और ये इक्वेशन में थोड़ा सा फर्क आ जाता है। क्यों? क्या अभी मैंने कहा कि रिचार्ज ये डायरेक्ट बारिश से, बारिश ही इनपुट है बट डायरेक्ट नहीं है। रिचार्ज का पानी कुछ इन्फिल्ट्रेशन होगा, फिर सॉइल मॉइस्चर पूरा सैचुरेट होगा, और फिर पानी नीचे एक्विफर तक जाएगा। तो ग्राउंड वाटर के लिए जो लेफ्ट साइड है प्रेसिपिटेशन यानी रेनफॉल ना होके रिचार्ज, ये उसका लेफ्ट साइड हो सकता है, इतना पानी ऐड हुआ।
ग्राउंड वाटर का जो बैलेंस है उसको देखिए, अभी ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, मैं इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करता हूँ। इधर डेल्टा एस, ये जो लेफ्ट साइड दिखाया है, ये स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स में डेल्टा मतलब चेंज, एस मतलब स्टोरेज, नेगेटिव मतलब रिडक्शन। तो स्टोरेज में कमी होना मतलब माइनस डेल्टा एस इज इक्वल टू क्यू। ग्राउंड वाटर में, हाइड्रोजियोलॉजी में, बड़ा क्यू मतलब डिस्चार्ज, पानी निकालने को ये कैपिटल क्यू से दिखाया जाता है हाइड्रोजियोलॉजी के साइंस में। तो हाइड्रोजियोलॉजी का कोई भी किताब अगर आप खोलेंगे तो एस मतलब स्टोरेज में, डेल्टा एस मतलब चेंज इन स्टोरेज, ये समझ लीजिए। कैपिटल क्यू मतलब बेसिकली कुछ टाइप का एक्विफर से पानी निकाल। तो क्यू पी मतलब पंपिंग, क्यू ए मतलब एक एक्विफर से दूसरे एक्विफर जो पानी जा रहा है, आर डी मतलब ऊपर का शैलो एक्विफर, अनकन्फाइंड एक्विफर से डीपर एक्विफर को जो लीकेज हो रहा है, ईपी मतलब इवेपो ट्रांसपिरेशन, और बी एफ मतलब बेस। तो ये एक काफी डिटेल्ड ग्राउंड वाटर बैलेंस इक्वेशन है फॉर एन अनकन्फाइंड एक्विफर। तो बेसिकली आप देख रहे हैं कि यहां बारिश की हम फिलहाल बात नहीं कर रहे। अ, चलिए इसको थोड़ा और आगे, अभी इस पे ज्यादा आप टेंशन मत लो, इसको मैं आगे जाके सिंप्लीफाई करता हूं। इंडिया में बेसिकली इसको सिंप्लीफाई करने के लिए कुछ 3-4 पॉइंट है, वो मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। नंबर 1, इंडिया में अगर ग्राउंड वाटर डिस्चार्ज की बात करें कि एक्विफर से जो पानी निकाला जा रहा है, तो सबसे ज्यादा जो पानी निकाला जा रहा है वो किस चीज के लिए निकाला जा रहा है? पंपिंग करके। पंपिंग कर पंपिंग अलग अलग एरिया में अलग अलग रीजन के लिए होता है। कुछ एरिया में खेती के लिए होता है, कुछ एरिया में इंडस्ट्री के लिए। बट पंपिंग ये सबसे बड़ा एक्विफर से पानी निकालने वाला चीज है। क्यू ए जो है कि एक एक्विफर से दूसरे एक्विफर में हॉरिजॉन्टल जो फ्लो हो रहा है उसको अज्यूम करके चलते कि कम है। बेस फ्लो, देखिए ये जो स्लाइड बनाया गया है ये बहुत ही ड्राई एरिया के लिए बनाया है, बट लार्जली ऑलमोस्ट ऑल ऑफ इंडिया में, स्पेशली वेस्टर्न पार्ट जो इंडिया का है, नॉर्थ वेस्टर्न, वेस्टर्न पार्ट जो सेंट्रल, इवन साउथ ऑफ इंडिया में अगर हम देखें तो करीब करीब बेस फ्लो नदी में खत्म हो गया है। अभी हमारा ऑलमोस्ट नदी में बारिश के सीजन के बाद कोई फ्लो होता ही नहीं है। तो बेस फ्लो वो पानी है जो एक्विफर नदी को देता है आफ्टर द मॉनसून। तो अगर नदी ऑलमोस्ट ड्राई हो रहा है तो बेस फ्लो है ही नहीं, इसलिए बेस फ्लो को भी हम यहाँ पे जीरो मान रहे हैं। रिचार्ज टू डीपर एक्विफर हार्ड रॉक्स में होता है, बट बहुत ही कम अमाउंट में होता है। शैलो एक्विफर से लीकेज तो उसको भी कम माना जा रहा है। इवेपो ट्रांसपिरेशन को भी नेग्लिजिबल माना। नाउ प्लीज रिमेंबर वन थिंग, ऐसा नहीं है कि ये सब हम नहीं कर सकते, बट मैं फिर से इक्वेशन पे जाके आपको बताता हूँ। पंपिंग को एस्टिमेट किया जा सकता है गांव में जाके सर्वे करके कि कौन से आइदर कितना एचपी का पंप है और उस एचपी का पंप का कितना डिस्चार्ज है, या एक्चुअली पंप का डिस्चार्ज मेजर करके कुछ सैंपल लेके उसको गांव में एवरेज करना कि हमारा गांव में 3 एचपी का पंप का 350 लीटर पर मिनट डिस्चार्ज है। वो एक दिन में 6 घंटा पंप चलाता, और रबी का सीजन में वो करीब 60 दिन को पंपिंग करता है। तो कितना पानी उसका निकाला जा रहा है, ऐसे आप पंपिंग को एस्टिमेट कर सकते हैं। ट्रू फ्लो को हम जीरो मान के चलते हैं, डीपर एक्विफर को भी हम जीरो मानते हैं। ईटी और बेस फ्लो को भी मेजर किया जा सकता है। ईटी को, इवेपो ट्रांसपिरेशन को भी मेजर नहीं, सॉरी, एस्टिमेट किया। देखो मेजर भी कर सकते हैं, बट हम लोगों का जो काम है उसका जो टाइम फ्रेम होता है, उसके लिए जो अवेलेबल रिसोर्सेस होता है, उसमें ये सारा उतना साइंटिफिक प्रिसीजन लाना बहुत मुश्किल। तो ईटी को मेजर करने से अच्छा है हम एस्टिमेट करें। अलग अलग मेथड्स। तो आपके पास अगर वेदर का कुछ बेसिक 5 पैरामीटर्स है तो उससे ईटी कैलकुलेट किया जा सकता है, या आजकल सैटेलाइट डेटा से भी ईटी को एस्टिमेट करना शुरू कर।
एंड बेस फ्लो को मेजर कर सकते हैं। तो अगर आप जिस गांव में काम कर रहे हैं, जिसका वाटर बैलेंस आपको करना है, उस गांव में बारिश के बाद भी नदी में पानी बहता है, तो दैट इज ऑब्वियसली कमिंग फ्रॉम एक्विफर्स। क्योंकि नॉन हिमालयन जो इंडिया का पार्ट है, वहां अगर बारिश के बाद नदी में पानी आ रहा है तो वो एक्विफर से ही आए, वो और कहीं से आ नहीं सकता। तो उसको बेसिकली मेजर, डायरेक्ट मेजरमेंट से हम पता कर सकते हैं कि बेस फ्लो कितना है। तो डीपर एक्विफर का रिचार्ज और थ्रू फ्लो, इन दोनों को छोड़ के बाकी सारा पैरामीटर्स को आप इजीली नहीं कहूंगा, इंटेंसिव काम है। देखो, काम थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इम्पॉसिबल या डिफिकल्ट नहीं है, बट कॉम्प्लिकेटेड। therefore you can measure these parameters and you can come to a very simple groundwater balance, जिसमें डेल्टा एस मतलब एक्विफर में जो बदलाव हो रहा है स्टोरेज में, इज इक्वल टू पंपिंग प्लस बेस फ्लो प्लस ईटीबी। आप जान सकते, पंपिंग डायरेक्टली मेजर करो। मेजर यानी मैं क्या करूं कि अगर आप गांव में 300 पंप है, तो 300 में से 50-60 का सर्वे करो और फिर बाकी 300 को एक एम्पिरिकल वैल उसका एक एवरेजिंग करके आप अंदाजा लगा सकते हो कि पंपिंग कितना है। इसको रिमोट सेंसिंग वगैरह भी यूज कर सकते हैं। कुछ पानी आपका रिटर्न फ्लो भी होता है। शायद आपने ये पढ़ा भी होगा कि अगर खेत में पानी दिया जा रहा है, तो फॉर एग्जाम्पल अगर आप खेत में 10,000 लीटर पानी दे रहे, तो उसका कुछ परसेंटेज पानी से 10% पानी ये वापस अंदर इन्फिल्ट्रेट होगा। बिकॉज हम लोग ड्रिप वगैरह बहुत कम यूज करते हैं इंडिया में, आज भी फ्लड इरिगेशन ज्यादा होता है, तो उसमें इन्फिल्ट्रेशन ज्यादा होने के चांसेस होते हैं। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो आपने ऑलरेडी पढ़ा है, बट फिर भी मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं। ये एक छोटा सा प्लास्टिक कंटेनर है, इसका वॉल्यूम कैसे निकालें, इसका एरिया कितना है और ये पानी कितना हाइट तक। सो इस पूरा जो ये प्लास्टिक का बॉक्स, क्या कहूँ आप, बॉक्स है, उसको एरिया, सरफेस एरिया और कितना पानी का हाइट है, ये दो चीज से आपको पानी का वॉल्यूम मिल जाए। लेकिन एक्विफर ऐसा नहीं होता। एक्विफर ये खाली बर्तन नहीं है, एक्विफर ये कुछ मटेरियल से भरा हुआ। तो ऑब्वियसली एरिया, पानी का थिकनेस और स्टोरेटिविटी, या स्पेसिफिक यील्ड, ये जो पैरामीटर है, ये पैरामीटर को लाना बहुत जरूरी है। सर, स्टोरेटिविटी पढ़ा है, थोड़ा बहुत तो पढ़ा है। यस, यस पढ़ा है हाँ, थोड़ा। ठीक है। सो एक्विफर का जब आप वॉल्यूम निकालते हैं, तो एरिया, थिकनेस और स्टोरेटिविटी को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्विफर का वॉल्यूम आएगा। वॉल्यूम की जगह करंट उसमें कितना पानी है एक्विफर में, ये अगर देखना है, तो एरिया तो वही रहेगा, थिकनेस की जगह टोटल वॉल सैचुरेटेड थिकनेस। मतलब अगर ये पूरा ऊपर तक 5 मीटर है और सैचुरेटेड अगर 4 मीटर है, तो एरिया इंटू 4 मीटर इंटू स्टोरेटिविटी देगा आपको कि आज इस एक्विफर में कितना लीटर या कितना घन मीटर पानी है। सो ये वही यहाँ पे आ गया है, टोटल ऑफ करंट। अगर एक्विफर पूरा भरा जाए तो उसमें कितना पानी आता है, ये उसका टोटल कैपेसिटी है। करंट मतलब आज इस क्षण में पानी के लेवल के आधार पे हम ये निकाल सकते हैं कि उसमें कितना पानी, ये पानी को कितना पानी है, ये एस्टिमेशन करने के लिए हमारे पास एक्विफर का एरिया और एक्विफर का स्टोरेटिविटी होना चाहिए। सो ग्राउंड वाटर डिस्चार्ज, अगर हम ग्राउंड वाटर बैलेंस की बात करें, तो ग्राउंड वाटर डिस्चार्ज यानी चेंज इन स्टोरेज इज इक्वल टू वाटर लेवल ड्रॉप, पानी में जो गिरावट आएगी, मल्टीप्लाइड बाय स्टोरेटिविटी मल्टीप्लाइड बाय एरिया ऑफ एक्विफर। इसको थोड़ा सा हम यहां समझते हैं। ये आपका कुआं है, ये एक कुआं है, ये एक कुआं है, ये आपका एक खेत दिखाया है।
ये जो लाइन है ये आपका वाटर लेवल है उस एक्विफर। आपने खेती के लिए कुछ पानी निकाला, खेती के लिए, पीने के लिए, आ, बाकी जो भी गांव में इस्तेमाल है वो सारे के लिए कुछ पंपिंग, और उस पंपिंग के कारण पानी का जो लेवल ओरिजिनली यहां था वो थोड़ा सा नीचे आ गया। ये हम एक सीजन के ऊपर की बात कर रहे हैं, हाँ, से रबी का सीजन। एक रबी के सीजन में टोटल कितना पंपिंग हुआ, और उसी सीजन में, सो रबी का सीजन पता नहीं गुजरात में उस आप जिस एरिया में है वहां कब स्टार्ट होता है, अराउंड नवंबर, हाँ नवंबर के आसपास स्टार्ट होगा, हाँ ना सर, और शायद जनवरी एंड फरवरी में खत्म होगा। तो जो भी 3-4 महीने का पीरियड है, तो उन 3-4 महीनों के पीरियड में कितना पानी खेती में या पीने के लिए इस्तेमाल पंपिंग किया, उसके कारण पानी का लेवल कुआं में कितना नीचे गया, प्लस इवापोट्रांसपिरेशन और बेस फ्लो अगर हो रहा है, तो ये सब के कारण हमारे पास कुछ वैल्यूज आ। सो अच्छा सॉरी, यहाँ एक, तो ठीक है, यहाँ मैं थोड़ा गड़बड़ किया। हम लोग पंपिंग जनरली लीटर में या घन मीटर में मेजर करते हैं, बट यहाँ पे वैल्यू दिखाई है 190 मिलीमीटर। क्या आपका आप जानते हैं कि पंपिंग को पानी कितना निकाला उसको मिलीमीटर में कैसे मिलीमीटर तो लेंथ का यूनिट, तो क्या ये आप जानते हैं? हाँ जानते हैं, वाटर लेवल कितना नीचे गया वो मीटर में आए, मिलीमीटर या मीटर में आएगा। नहीं, अच्छा ठीक है। रेनफॉल का उनका हुआ है सर, हाँ रेन गेज वगैरह होना है, हो गया? नहीं, वो हो गया है। हाँ, तो अगर आप लोग रेनफॉल जो है, रेन गेज जो है उसका मेजरमेंट भी आप सेंटीमीटर या मिलीमीटर में लेते हैं, लेकिन अब पानी को मेजर कर रहे हैं, पानी का हमेशा वॉल्यूम मेजर करना, बट यहाँ पे मिलीमीटर ये लेंथ का यूनिट। इसका बेसिकली ये मतलब है, जब आप रेन गेज में बोलते हैं कि 10 सेंटीमीटर, बहुत ज्यादा बोल रहा हूँ, 50 मिलीमीटर बारिश हुआ फॉर एग्जाम्पल, तो 50 मिलीमीटर ये हाइट है पानी, और उसका वॉल्यूम निकालने के लिए आपको एरिया चाहिए। तो अगर आपका गांव अगर 500 हेक्टेयर का है, तो 500 हेक्टेयर को पहले मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करो, 500 इंटू 10,000, और फिर कितना मिलीमीटर बारिश हुआ? 50। 50 मिलीमीटर बारिश को मीटर में कन्वर्ट करोगे तो कितना होगा? 0.05। तो 500 हेक्टर इंटू 10,000 ये आपको आएगा स्क्वायर मीटर, और 0.05 ये पानी का हाइट है। तो हाइट मल्टीप्लाइड बाय एरिया, आपको वॉल्यूम मिलेगा, कितना पानी आया उस बेसिकली गांव में। उसी तरीके से यहाँ पे जो पंपिंग हो रहा है उसको ऐसे अज्यूम किया गया है। अगर आपके पास, सबके पास नोटबुक और पेन है तो आप करो, गांव का एरिया है 200 हेक्टेयर, और पंपिंग किया गया है 5 लाख घन मीटर, तो कितना मिलीमीटर पानी निकले? तो हेक्टेयर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए जो हेक्टेयर है उसको 10,000 से मल्टीप्लाई, ये मतलब इजी सोल्यूशन दे रहा हूं सर, किसी का हो जाए तो बता दीजिए। हाँ हाँ, 8 લાખ ક્યુબિક મીટર પાણી કાઢ્યું છે 200 હેક્ટર એરિયામાંથી, તો કેટલા મિલીમીટર પાણી નીકળ્યું હશે? 200 હેક્ટર ગુણ્યા 10,000, હા, એ 5 લાખ ઘન મીટર પાણી કાઢ્યું છે લોકોએ, તો કેટલા મિલીમીટર થશે? 5 લાખ ભાગ્યા 200 ગુણ્યા 10,000 કરો, ખબર પડી જશે। 5 લાખ ભાગ્યા 200 કરો, કેટલા થયા? ભાગ્યા 10,000 કરો, 0.25, બરાબર? આ 0.25 શું આવ્યું? મીટર, 0.25 મીટર આવ્યા, બરાબર ને? એને મિલીમીટરમાં કન્વર્ટ કરવું હોય તો
भागवाना कि गुणवाना? 25 આવશે કે 250 આવશે? 1 મીટરમાં કેટલા સેન્ટીમીટર હોય? 100 મિલીમીટર કેટલા હોય? 250 250 મિલીमीटर। आ गया ना, मतलब कैसे आ गया ये समझ में, कॉन्सेप्ट समझ में। वो समझ में आ गया। यस यस। ठीक है, तो अभी आपके पास, हमारे पास फॉर्मूला क्या है कि ग्राउंड वाटर डिस्चार्ज इज इक्वल टू, अगर हम फिर से ये डायग्राम में जाएंगे, पानी का जो लेवल है, पानी का लेवल ओरिजिनली यहां था, फिर आपने उससे कुछ पानी निकाला, कुछ पानी नेचुरली निकला इवेपोट्रांसपिरेशन से, बेस फ्लो से, और सीजन के एंड में पानी का लेवल यहां पे आ। ग्राउंड वाटर में डायरेक्टली मेजर करने जैसा एक ही चीज है, वो है वाटर। तो ये एक मेजरमेंट आपने डायरेक्ट कर, और ये जो है वो आपको यहां पे दिखाई दे रहा है कि आपने 190 मिलीमीटर पानी निकाला, और उसकी वजह से आपने, यानी नेचुरली आर्टिफिशियली दो, 190 मिलीमीटर पानी निकला, और उसकी वजह से 5 मीटर पानी में गिरावट आई वाटर लेवल। ठीक है, अब आप इमेजिन करो कि जब पानी का लेवल इधर से इधर आया, मतलब 5 मीटर जो एक्विफर का पूरा सैचुरेटेड थिकनेस है वो पूरा ड्राई है, उसमें जितना पानी था वो सारा निकल, वो पानी कितना इक्विवेलेंट इक्विवेलेंट है, 190। हमारा फॉर्मूला क्या है, डिस्चार्ज यानी 190 मिलीमीटर, कितना पानी निकला 190 मिलीमीटर, इज इक्वल टू वाटर लेवल ड्रॉप, कितना पानी नीचे गिरा 5 मीटर, इनटू स्टोरेटिविटी और एक्विफर का एरिया। अगर आपके पास बाकी सारा चीज है तो स्पेसिफिक यील्ड अगर आप निकाल सकते हो, आपका कितना पानी निकला डिवाइडेड बाय कितना आपका वाटर लेवल नीचे आया। 190 डिवाइड बाय 5000, 190 मिलीमीटर पानी निकला, 5 मीटर मतलब 5000 मिलीमीटर, इसको डिवाइड करोगे तो स्पेसिफिक यील्ड या स्टोरेटिविटी, ये दो जो शब्द है, अनकन्फाइंड है तो स्पेसिफिक यील्ड कहते हैं, कन्फाइंड या अनकन्फाइंड दोनों की बारे में बात करें तो स्टोरेटिविटी कहते हैं। तो बेटर होगा कि स्टोरेटिविटी शब्द यूज करो, क्योंकि ये दोनों एक्विफर को एप्लीकेबल, स्पेसिफिक यील्ड सिर्फ अनकन्फाइंड पर। तो बेसिकली आपके पास, आप पंपिंग को डायरेक्टली मेजर करो, आपने जो कैलकुलेशन किया 250 मिलीमीटर ऑफ वाटर बराबर आया, कुछ पानी ये वापस जाएगा जो मैंने कहा। तो अभी इधर क्या हम करें, 250 मिलीमीटर पानी आपने निकाला, लेकिन उसमें से कुछ पानी वापस इन्फिल्ट्रेट होगा जो पंपिंग इरिगेशन किया है, तो ये सब प्लस माइनस करके हमारा नेट पंपिंग आया 175 मिलीमीटर। बेस फ्लो और इवेपोट्रांसपिरेशन भी कुछ हो रहा है, और वो हो रहा है करीब 15 मिलीमीटर। तो 175 मिलीमीटर ये हमारा पंपिंग हो गया, 15 मिलीमीटर ये नेचुरल एक्विफर का पानी निकल रहा है, तो टोटल जो पानी एक्विफर से निकल रहा है वो है 190 मिलीमीटर। ये जो हमने अभी एक्सरसाइज किया उसका ये बेसिकली फॉर्मूला है। डिस्चार्ज, ग्राउंड वाटर डिस्चार्ज जो पानी निकला, नेचुरल प्लस आर्टिफिशियल ह्यूमन, एक्विफर एरिया इनटू वाटर लेवल इनटू स्टोरेटिविटी। अगर आप डिस्चार्ज, एक्विफर एरिया और वाटर लेवल, ये तीन चीज अगर आपके पास है तो आप एक्विफर का स्टोरेटिविटी ये मेजर कर सकते हैं। सो इसका बहुत अलग अलग तरीका है। अगर स्टोरेटिविटी आप पंपिंग टेस्ट नाम का एक टेस्ट होता है उससे भी निकाल सकते हैं। तो बेसिकली एक्विफर में पंप करो, एक कुआं को पंप करो, वाटर लेवल कैसे नीचे जा रहा है उसको ऑब्जर्व करो, फिर पंप बंद करके वाटर लेवल कैसे ऊपर आ रहा है उसको ऑब्जर्व करो, और फिर उसका बहुत ही डिटेल कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन है जिससे आप उसका स्टोरेटिविटी निकाल सकते हैं। सो ये दो मेथड है स्टोरेटिविटी निकालने। आई मीन ये डिपेंड करता है कि कौन से एरिया में आप काम कर रहे हैं। आपके यहाँ
ज्यादा डगवेल है, बोरवेल है, वगैरह वगैरह कॉम्प्लिकेशन से डिटरमाइन होगा कि आप कौन सा मेथड यूज करके स्टोरेटिविटी निकाल। सो बेसिकली आपको क्या क्या चाहिए? नंबर वन, आपको डिस्चार्ज हर सीजन में निकालना है कि खेती के लिए कौन कौन सा पंपिंग हो रहा है, कितना पंपिंग हो रहा है। अगर गांव में पानी का टंकी है या जनरल लोग ग्राउंड वाटर से पीने के लिए पानी ले रहे हैं तो वो कितना हो रहा है। अगर गांव में स्ट्रीम है जो बारिश के बाद बहता है तो उसका फ्लो आपको मेजर करना है, क्योंकि एक्विफर से जो भी तरीके से पानी आउटफ्लो हो रहा है वो सारा डिस्चार्ज में आता है, वो सारा मेजर करना है और ये हर सीजन में मेजर। फिर एक्विफर का एरिया है जो एक ही बार मेजर करना है, एक्विफर का जो मैपिंग होता है उसमें। वाटर लेवल ये भी आपको सीजनली मेजर करना है। एंड स्टोरेटिविटी या तो आप आपका डेटा से कैलकुलेट करो या आप पंपिंग टेस्ट से कैलकुलेट करो। तो ये बेसिक पैरामीटर्स है जिस जो चाहिए आपको एक ग्राउंड वाटर बैलेंस को बनाने के लिए। और एक बार ये सारे पैरामीटर्स आ गए तो ये फॉर्मूला यूज करके आप आपका बेसिकली स्टोरेटिविटी कैलकुलेट कर सकते हैं एंड देन यू कैन ऑल्सो गो ऑन टू लुक एट ग्राउंड वाटर बैलेंस। एक बार ये सारा डेटा आपके पास आ गया तो फिर आप आगे जाके अलग अलग उसका इस्तेमाल यूज कर सकते हैं। सो फॉर एग्जांपल एक है रिचार्ज और रेनफॉल का रिलेशनशिप। आपको स्टोरेटिविटी पता है, आप वाटर लेवल मॉनिटर कर रहे हैं, आपका बेसिकली उल्टा अभी करना है कि बारिश हो गई तो आपने आने वाला मई में या जून में 5 जून या 7 जून के पहले अगर आपने आपका एरिया आपका गांव में सारा वेल्स का वाटर लेवल ले लिया तो आपके पास प्री मॉनसून या समर का वाटर लेवल हो। फिर आप पीक मॉनसून में यानी सितंबर या अक्टूबर में जाके अगर वाटर लेवल ले लेंगे तो आपको पता चलेगा कि बारिश की वजह से कितना पानी का लेवल बढ़ा। समझ रहे आप? अभी हम उल्टा कर, इसके पहले हमने क्या किया, एंड ऑफ मॉनसून और एंड ऑफ रबी सीजन में हमने देखा कि वाटर लेवल जो मैक्सिमम पे था वो कैसे कम हो। अभी हम देख रहे हैं कि समर का एंड में वाटर लेवल जो सबसे डीप है, मिनिमम है, वो कैसे बारिश के बाद ऊपर बढ़े। तो उल्टा हम कर रहे हैं कि राइज इन ग्राउंड वाटर इनटू एक्विफर एरिया इनटू स्टोरेटिविटी विल गिव अस कितना पानी ऐड। ये आ गया समझ में? तो एक बार इक्वेशन ये सारा डेटा आपके पास आ गया तो आप फिर दोनों चीज इजीली कर सकते हैं। वाटर लेवल नीचे जाएगा तो कितना पानी एक्विफर से निकला, वाटर लेवल ऊपर आएगा कितना पानी एक्विफर में ऐड होगा। सो इसका अगर हम थोड़ा बहुत वर्ड्स में अगर इसको डिस्क्राइब करें तो जहां पर एक्विफर हर साल खाली भी होता है और फुल भी हो जाता है तो नेट ग्राउंड वाटर रिचार्ज और डिस्चार्ज का बैलेंस ठीक है और नेट डिस्चार्ज ये करीब करीब ऑलमोस्ट इक्वल हो जाता है रिचार्ज। समझ में आया ये? बेसिकली इसको अगर थोड़ा अलग शब्दों में समझाऊं, आप 190 मिलीमीटर पानी निकाल रहे हैं और बारिश से 190 मिलीमीटर फिर से ऐड हो रहा है। 190, लेकिन बारिश कितना हो गया आपके पास? 550 मिलीमीटर। 550 मिलीमीटर में से 190 कितना है? 38% ऑफ रेनफॉल। समझ में आया ये कैसे किया है? वाटर लेवल राइज हुआ 5 मीटर। 5 मीटर वाटर लेवल राइज के लिए कितना पानी चाहिए आपको? 190 मिलीमीटर। बारिश कितना है? 550 मिलीमीटर। तो 190 बटा 550 मतलब करीब करीब 40% ऑफ रेनफॉल। ये याद रखिए कि ये आप शायद ज्यादा और काम करेंगे बाद में सेक्टर में तो आपको पता चलेगा कि 40% बारिश को एक्विफर में पहुंचने के लिए बहुत ही मुश्किल का। हमारा जो केंद्रीय भूजल आयोग है CJWB, वो लोग आई थिंक 10% यूज करते हैं, 10 से 12%। कि अगर बारिश 550 मिलीमीटर से तो उसमें से 10 to 12% ही पानी एक्विफर तक पहुंचे। राइट योगेश सर?
ये मैं सही कह रहा हूँ ना? गुजरात का डिटेल्स नहीं पता है बट। नहीं, मोरलेस सही है। तो बेसिकली अगर आप 190 मिलीमीटर से ज्यादा पानी किसी साल में निकालेंगे क्योंकि बारिश कम हो गया या वॉटेवर, तो आपका जो एवरेज रेनफॉल है 550 मिलीमीटर, उससे ज्यादा पानी निकालना 38 का जो परसेंट आज आप निकाल रहे हैं वो शायद 50%, 55% पे पहुंचे, और उतना नेचुरल रिचार्ज होना मुश्किल है। इसको मैं ग्राफ में थोड़ा और बेटर समझाता हूँ। ये दो एरिया का कंपैरिजन है, दो एरिया का ग्राउंड वाटर बैलेंस। ये जो लेफ्ट वाला पिक्चर है, इधर आप देखो, रेनफॉल है 550 मिलीमीटर। इधर एक्विफर का कैपेसिटी, कैपेसिटी हाँ, टोटल कैपेसिटी, मैक्सिमम कैपेसिटी 175 मिलीमीटर, यानी इससे ज्यादा पानी ये एक्विफर में स्टोर नहीं हो सकता। इसके बाद यहाँ पे दिया है पंपिंग हो रहा है 160 मिलीमीटर, इन्फिल्ट्रेशन 120 मिलीमीटर, बेस फ्लो 15 मिलीमीटर। एक यहां एक चीज देखो, 160 और 15 मतलब 175 मिलीमीटर यहां पर ही हो गया, यानी ये एक्विफर का जो कैपेसिटी है उतना पानी ये एक्विफर से हर सीजन में निकल जाए। अब यहां एक्चुअली रेनफॉल है ज्यादा एज कंपेयर टू एक्विफर कैपेसिटी, यह रेनफॉल है, बट इट कैनॉट फिल मोर देन 175। आ रहा है ध्यान में? यहां कुछ काम किया जा सकता है कि यहाँ पे कोई चेक डैम वेक डैम बना दो, ताकि बारिश के बाद वो चेक डैम में जितना दिन पानी रहेगा वो एक्विफर को थोड़ा रिचार्ज करते रहे। दूसरा केस में यहाँ रेनफॉल बहुत ज्यादा है, 1900 मिलीमीटर के करीब। यहाँ एक्विफर कैपेसिटी ये 100 है। देखो, दो चीज यहाँ बहुत क्लियर है, बारिश का और एक्विफर का कैपेसिटी का रिलेशनशिप कॉम्प्लिकेटेड, स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है कि अच्छा बारिश होगा तो ग्राउंड वाटर रिचार्ज अच्छा होगा, हमारा वहां का कुआं में पानी ज्यादा दिन रहेगा, ऐसा हमेशा नहीं हो सकता। यहाँ एक्विफर का कैपेसिटी बेटर है, इस राइट वाले की कंपैरिजन में एक्विफर कैपेसिटी ज्यादा है लेकिन बारिश कम। यहाँ बारिश बहुत ज्यादा है बट एक्विफर कैपेसिटी बहुत कम। तो दोनों केस में रेनफॉल कैन नॉट रियली नेचुरली हेल्प और बेनिफिट योर एक्विफर स्टोरेज। राइट वाला केस में अगर फिर से देखें तो एक्विफर स्टोरेज कैपेसिटी 100 मिलीमीटर से भी कम। यहां पर चेक डैम है लेकिन चेक डैम कितना पानी है, 30 मिलीमीटर। इन्फिल्ट्रेशन इज अराउंड 120 मिलीमीटर, बेस फ्लो इज अबाउट 100 मिलीमीटर। और यहाँ पे क्योंकि एक्विफर का कैपेसिटी नहीं है, यहाँ पे ग्राउंड वाटर पंपिंग सिर्फ 5 मिलीमीटर। यहाँ पे ग्राउंड वाटर पंपिंग सिर्फ 5 मिलीमीटर होने के कारण प्लस चेक डैम होने के कारण राइट वाला केस में समर में ड्रिंकिंग वाटर का कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि वाटर लेवल ये काफी स्टेबल रहे। वेयरएज लेफ्ट वाला केस में बिकॉज देयर इज pumping for other uses, too much pumping, the aquifer is more or less drying up in the summer, leading to a drinking water crisis. तो ये है अलग अलग तरीका ग्राउंड वाटर बैलेंस को यूज करना। ये एक टेस्ट ट्यूब डायग्राम है जो मेरे जो सर है हिमांशु कुलकर्णी जी, उन्होंने ये डेवलप किया है। यहाँ पे आप देखिए ABCDEFGH, ओके, ये अलग अलग टेस्ट ट्यूब है, ऐसा सोचिए। ये टेस्ट ट्यूब को इंडिया का अलग अलग टाइम को भी आप सोचिए। 1960s गुजरात, महाराष्ट्र, यहाँ हमारा गांव में रहट चलता था, पर्शियन व्हील सुना होगा आपने या योगेश सर ने ये कोर्स में आपको बताया होगा कि एक कुआं पे गोल चक्कर बैठता था और रहट प्लस सब नदियां, ज्यादा सब नहीं कहूंगा बट मेजोरिटी जो नदी थी वो पूरा साल भर फ्लो करते थे। क्यों? क्योंकि मॉनसून में जो पानी आता था
वो एक्विफर को पूरा फुल कर देता था, एक्विफर से ज्यादा पंपिंग नहीं हो रहा था, तो एक्विफर नदी को पानी समर में भी देते रहे। फिर धीरे धीरे पंपिंग बढ़ा, बिजली का पंप आया, सबमर्सिबल पंप आया, तो हमारा जो एक्विफर है वो फुल होना बहुत ही कम हो गया। एंड आज काफी गांव में स्थिति ऐसा है कि मॉनसून में कुछ टाइम के लिए भरता है, लेकिन हम उतना ही पानी निकाल देते हैं, तो बाद में ये दिसंबर जनवरी के बाद एक्विफर टोटली ड्राई हो जाता है। अब हर एक स्थिति में सब चीज अलग होने वाली है। इधर आपको ये दिखाया है, ये जो एरो है, जो लाइट ब्लू कलर में लेफ्ट साइड वाला एरो है, ये एरो दिखा रहा है कि रिचार्ज कितना हो रहा है, और ब्लू वाला जो है वो दिखा रहा है पंपिंग कितना है। तो एक तरीके, एंड टेस्ट ट्यूब में आपको स्टोरेज दिखा, तो ये एक तरीके का ग्राउंड वाटर बैलेंस आपको इस चित्र में दिखाई दे। सो इसमें एक तीसरा और पैरामीटर हम ऐड कर सकते हैं, वो है ये एरो। ये एरो क्या है, ये आप लोग गेस करने का कोशिश करें। किसी को कुछ गेस करना है कि ये क्या हो सकता है? रिचार्ज, डिस्चार्ज और स्टोरेज, जो ग्राउंड वाटर बैलेंस का 3 पैरामीटर है, वो तो आपको पहले ही दिख गया। इसमें लाइट ब्लू वाला एरो रिचार्ज, डार्क ब्लू वाला एरो डिस्चार्ज, और टेस्ट ट्यूब में जो पानी बचा हुआ दिखा रहा है वो स्टोरेज, यानी ग्राउंड वाटर बैलेंस का तीनों कंपोनेंट इधर आ गए। तो फिर ये जो बाद में जो डार्क कलर में दिखाया जा रहा है वो क्या है? बोल रहे आर्टिफिशियल रिचार्ज है, एक जॉब ये है। ओके, ये आर्टिफिशियल रिचार्ज से रिलेटेड है, और क्या हो सकता? आप ये भी सोचो ना कि आपको लगता है इतना आर्टिफिशियल रिचार्ज, चलो ये मैं आपको बाद में बताता हूं, बट कोई और रिस्पॉन्स आ रहा है? सी वाटर इंट्रूजन का भी रिस्पॉन्स आया। ओके, इंटरेस्टिंग, ऑल्सो पॉसिबल कि इतना जगह एक्विफर में हमने खाली कर दिया तो समंदर का पानी उसमें घुस गया। वेरी गुड। इसको साइंटिफिक टर्म्स में कहते हैं पोटेंशियल रिचार्ज। पोटेंशियल रिचार्ज यानी क्या? बहुत सिंपल टर्म्स में आपको, जो जगह खाली है एक्विफर में, ये एक्विफर पूरा खाली है, यानी पोटेंशियल रिचार्ज कितना होगा? जितना एक्विफर का कैपेसिटी। ये एक्विफर में सिर्फ इतना जगह खाली है, तो पोटेंशियल रिचार्ज कितना होगा? सिर्फ इतना होगा। नॉर्मली हम लोग क्या सोचते हैं कि अगर आपको मैंने ये सब दिखाया और पूछा कि सबसे ज्यादा रिचार्ज कहाँ हो, अगर बारिश सेम है तो सबसे ज्यादा रिचार्ज कहाँ होगा, तो ज्यादातर लोग जवाब देते हैं सबसे ज्यादा रिचार्ज इधर, जो सही नहीं है। यहाँ पोटेंशियल रिचार्ज ज्यादा है, बट एक्चुअल रिचार्ज यहाँ कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि सब कुछ ड्राई है, तो पानी नीचे पहुंच नहीं पाता। जितना सॉइल ऊपर ड्राई होगा उतना वो ज्यादा एब्जॉर्ब करेगा, और उतना पानी कम एक्विफर तक पहुंचेगा। सो ये जो खाली जगह है इसको पोटेंशियल रिचार्ज, ठीक है। सो ये एक था पोटेंशियल रिचार्ज और एक्चुअल रिचार्ज का डिफरेंस। अब यहां देखिए, ये थोड़ा बहुत इंटरेस्टिंग है। ये एक्वाडैम का मध्य प्रदेश में बहुत साल तक काम चला। उस काम में ये सब डेटा एक्चुअल डेटा है। यहाँ क्या दिखा, ये गांव है और ये मिलीमीटर्स में एक्विफर का अलग अलग पैरामीटर। ये जो ग्रीन वाला है ये है एक्विफर का टोटल स्टोरेज कैपेसिटी। मतलब क्या? ये टेस्ट ट्यूब का साइज कहीं चेंज हुआ क्या? नहीं हुआ। वो आपका एक्विफर का स्टोरेज कैपेसिटी, वो चेंज नहीं होता है अनलेस कोई बहुत बड़ा भूकंप या कोई ऐसा जियोलॉजिकल इवेंट कुछ हो जाए, तब तक एक्विफर का कैपेसिटी चेंज नहीं। वो हमारा लाइफ टाइम में एक्विफर का कैपेसिटी में चेंज जनरली नहीं होने वाला है। तो जो ग्रीन है यहां पर, ये आपका एक्विफर कैपेसिटी, ये चेंज नहीं होना। जो दूसरा वाला है, कुछ इसमें लाल
कुछ में पीला और कुछ में ग्रे। ये है कि आप उसमें से कितना पानी निकाल रहे एज कंपेयर टू कितना पानी अंदर जा रहा है। सो आप देख सकते हो कि नाचन बोर ये एक गांव, पांडु तालाब ये एक गांव, नीमखेड़ा, सीवन पानी, बोर खालिया, ये जो गांव है जो पीले में है, इवन राततल है, ये जो गांव है, इसमें जो एक्विफर का कैपेसिटी है और जो पानी निकाला जा रहा है उसमें काफी अंतर है। तो यहां आप क्या करोगे, यहां आप किसानों से बात करोगे कि भैया जो पानी आपको हर साल रिचार्ज हो रहा है उसकी तुलना में आप पानी ज्यादा नहीं निकाल रहे, तो आपके यहाँ का ग्राउंड वाटर बैलेंस ठीक है और आप थोड़ा और पानी निकाल के आपकी खेती को बेहतर कर सकते। और बचे ये गांव जहां जहां लाल क्यों दिखाया गया है कि जितना पानी रिचार्ज हो रहा है उसकी तुलना में पंपिंग ज्यादा हो। इन गांव में हमको किसानों को ये बताना पड़ेगा कि भैया आपका एक्विफर का कैपेसिटी तो लिमिटेड है, अब आपका कैपेसिटी कम है, इसमें आपका कोई दोष नहीं है कि आप उस गांव में आपका जन्म लिया या आपका जमीन, और आप उसका कुछ नहीं कर सकते, वो एक इसको एक नेचुरल लिमिटेशन है। तो आपको बेसिकली ये करना है कि हम आपको ग्राउंड वाटर बैलेंस बता रहे हैं, हम ये बता रहे हैं कि कितना मिलीमीटर पानी बारिश हो रहा है, उसमें से कितना मिलीमीटर पानी आपका कुआं में आएगा एक्विफर से, और उतना मिलीमीटर पानी से पूरा गांव को कैसे कौन सा खेती कर सकते हैं ताकि ये पीला को भी हम, ये लाल को भी पीला कर। अब लास्ट वाला जो गांव है सीतापुरी, वो थोड़ा अलग है। उसमें आप देख सकते हैं कि एक्विफर का कैपेसिटी बहुत ही लो है, लेकिन एक्विफर का रिचार्ज बटा डिस्चार्ज, ये जो रिलेशन है, कितना रिचार्ज हो रहा है, सॉरी डिस्चार्ज बटा रिचार्ज, कितना पानी निकाल रहे हैं और कितना पानी अंदर डाल रहे हैं, ये अगर आप देखें तो ये बहुत ज्यादा है। ये क्यों हो रहा है, इसमें एक्चुअली रीजन ऐसा है कि ये जो हरा वाला दिखाया है ये उसका एक ही अनकन्फाइंड एक्विफर का है, लेकिन जो पंपिंग हो रहा है वो डीप बोरवेल से हो रहा है, जो एक नहीं मल्टीपल एक्विफर से पानी निकाल, जिसकी वजह से ऐसे लग रहा है कि एक्विफर की कैपेसिटी की तुलना में बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा पानी वो ले। तो ये एक्चुअली ये एक एरर नहीं कहूंगा, ये एक इंसाइट है इस गांव का। तो फाइनली बेसिकली हमको ऐसे टाइप के आउटपुट पे ग्राउंड वाटर बैलेंस को लाना है कि एक्विफर का कैपेसिटी कितना है, हम लोग रिचार्ज कितना हुआ, और हम लोग उसमें से पंपिंग कितना निकाल। अब ये कुछ कॉम्प्लेक्सिटीज है, इस पर मैं अभी ज्यादा नहीं जाना चाहूंगा कि ग्राउंड वाटर बैलेंस अलग अलग एक्विफर का अलग अलग हो सकता है। तो वाटरशेड विथ कन्फाइंड एक्विफर, एक वाटरशेड जिसमें शैलो और डीप दोनों है, और वाटरशेड जिसमें सिर्फ शैलो एक्विफर, तो उसका अलग अलग इक्वेशन दिया है। मैं अभी इसमें डिटेल में नहीं जाऊंगा, मैं प्रेजेंटेशन शेयर करूंगा, बट अगर कोई चाहे तो इस ये डिटेल देख सकता है। बट फ्रैंकली इतना डिटेल हम लोग रियल लाइफ में प्रैक्टिकल में कभी नहीं करते, क्योंकि इतना सारा डेटा, देखो साइंटिफिक रिसर्च के लिए ये सब ठीक है, प्रैक्टिकली गांव के लोगों के लिए जब हम काम करते तो इतना सारा डेटा कलेक्ट करना इम्पॉसिबल हो जाता है, और इसीलिए हम लोग थोड़ा सिंप्लीफाइड वर्जन्स करते हैं। बट मैं आपको थोड़ा आउटपुट का एक दो स्लाइड दिखाऊं। ये एक्चुअली मेरा लाइफ का ड्रीम है कि एक ग्राउंड वाटर बैलेंस को इस तरीके से हम दिखा पाए कि एक्विफर का एरिया कितना है, उसका स्टोरेटिविटी क्या है, डेट, वाटर लेवल, इस वाटर लेवल के आधार पे एक्विफर में कितना घन मीटर और कितना लीटर पानी है। ठीक है, और ये आप
अलग अलग दिन का आप देख सकते हो। उसी का आप यहाँ पे ग्राफ भी बना सकते हो कि यहाँ पे घन मीटर में, क्यूबिक मीटर में दिखाया है, और यहाँ पे डेट है कि कौन से डेट को कितना क्यूबिक मीटर पानी एक्विफर में अवेलेबल है। इसी का हम आगे जाके और भी कर सकते हैं। 1 जनवरी 2015 कितना पानी है ये यहाँ से आया, वाटर लेवल से 46,512। आप देख सकते हैं 1 जनवरी 2015 को एक्विफर में 46,512 क्यूबिक मीटर, घन मीटर पानी है। फिर एग्रीकल्चरल रिक्वायरमेंट, यहाँ ये मैंने डमी डाला है कि गेहूं, शुगर केन और फूल, अलग अलग टाइप के क्या कहते हैं उसको, फ्लोरिकल्चर या हॉर्टिकल्चर जो भी है, तो वो इस गांव में 5 एकड़ गेहूं, 5 हेक्टर गेहूं है, 4 एकड़ शुगरकेन है, और 1 हेक्टर फ्लोरिकल्चर या हॉर्टिकल्चर। उसके बाद गेहूं को कितना पानी, शुगरकेन को कितना पानी, वगैरह वगैरह। टोटल वाटर रिक्वायरमेंट ये एग्रीकल्चर पैटर्न का इधर आएगा, एग्रीकल्चर रिक्वायरमेंट। डोमेस्टिक रिक्वायरमेंट आएगा, पॉपुलेशन कितना है पर कैपिटा, उनको कितना पानी चाहिए, तो डोमेस्टिक रिक्वायरमेंट इधर आ। टोटल वाटर रिक्वायरमेंट गांव का इतना हो गया। और अब हम बैलेंस की तराजू की बात कर रहे हैं। अवेलेबल ग्राउंड वाटर इतना है और रिक्वायरमेंट इतना है, तो बैलेंस कितना होगा, नेगेटिव हो गया, इसीलिए उसको लाल में दिखा। तो आप यहां भी देख सकते हैं कि अवेलेबल इतना है लेकिन टोटल रिक्वायरमेंट इतना। तो इसीलिए देखो, मेजोरिटी इंडिया में आज यही हो रहा है। फर्क क्या है कि वो लोग ये आंकड़े नहीं जानते। उनका जो मार्केट से उनको सबसे ज्यादा पैसा जिस चीज से मिलेगा, नंबर 1। नंबर 2, गवर्नमेंट जो क्रॉप्स को प्रमोट कर रहा है पिछला 60-70 ईयर्स से, वो क्रॉप्स फार्मर्स ले रहे हैं ऑब्वियसली, क्योंकि मैंने आपको बोला कि हरित क्रांति, ग्रीन रेवोल्यूशन, जिसमें गवर्नमेंट ने क्रेडिट, फर्टिलाइजर, सीड, मार्केट, एपीएमसी, ये सारा चीज को लिंक किया है। तो फार्मर ऑब्वियसली वो सिस्टम के अंदर है, फार्मर अचानक से सिस्टम के बाहर नहीं जा सकता। तो ये जो क्रॉप चॉइस है उस सिस्टम के ऊपर आधारित, बिना पानी को देखे, क्योंकि हरित क्रांति का मेन अजम्पशन है पानी है, क्योंकि पंजाब में पानी था, तो वाटर बैलेंस का किसी ने सोचा ही नहीं। और इसीलिए आज हर गांव की स्थिति ये है कि बिना अवेलेबिलिटी को देखे पानी का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसकी वजह से हर साल आपका वाटर बैलेंस नेगेटिव हो। वाटर बैलेंस नेगेटिव हो रहा है मतलब क्या, रिचार्ज से ज्यादा पानी निकाला जा रहा है, जिसकी वजह से हर साल वाटर लेवल ये डीपर और डीपर चले जा रहा है। सो ये बेसिकली एक फाइनल मेरा ये था कि इस तरीके से अगर वाटर बैलेंस हम हर गांव में ले जा पाए तो बढ़िया चीज होगा। इसको एक टूल के हिसाब से देखें, सिर्फ एक साइंटिफिक एक्सरसाइज नहीं, बट इसको एक टूल के हिसाब से, मे बी ये 100% एक्यूरेट नहीं बने, 50, 60, 70% एक्यूरेट इसको बनाओ। और इसमें अगर हम गांव में बैठ के अवेलेबिलिटी की बात करें, डिमांड की बात करें, और फिर सिनारियो को मॉडल करें, ये जैसे इधर एक्सेल में ये गेहूं को मैं 5 की जगह 2 कर, तो क्या हो, शुगर केन को 4 की जगह 2 कर दूं तो क्या होगा, और इन दोनों से आपका लाइवलीहुड इनकम कम हो रहा है, तो फ्लावर को 10 कर दो। आ रहा है समझ में? इसके साथ खेलो, ऐसा कोई टूल बनाओ वाटर बैलेंस का कि मॉडलिंग, मॉडलिंग ये सिर्फ कोई हाईटेक सॉफ्टवेयर में नहीं होता है, आप सिंपल मॉडलिंग भी कर सकते हो जैसे अभी मैं दिखा रहा। और फिर ये मॉडलिंग करके आप बेसिकली गांव को बैठ के खुद का पानी का प्लानिंग करने का एक इसको एक टूल के हिसाब से बना। तो हाँ, दिस इज अबाउट ब्रॉडली अबाउट वाटर। सर ये मेरा लास्ट है। थैंक यू सिद्धार्थ। आई विल, एक मैं एक्सेल शीट दिखाता हूँ, एक ही मिनट सर। यस कल ही मैं एक अलग वाटर बैलेंस पे काम कर रहा था। सिद्धार्थ, ये प्रेजेंटेशन भी शेयर कर देना। हाँ सर, मैं मेल करूंगा। सो यहाँ देखिए, यहाँ मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ आपका
डेट है, बारिश है, नेट रिचार्ज, नेट डिस्चार्ज, और कितना पानी अवेलेबल। ठीक है। अब ये मैं इसको क्यूमुलेटिव क्यों कह रहा हूं, क्योंकि ये जो गांव है इसमें 3 एक्विफर है, एक्विफर 1, एक्विफर 2, एक्विफर 3। और वही किया है, वही फॉर्मूला है, एवरेज वाटर लेवल जो हम देख रहे थे, चेंज इन वाटर लेवल मतलब क्या हुआ, प्लस वाटर लेवल होगा मतलब रिचार्ज होगा। वाटर लेवल अगर दिख रहा है ना सबको, वाटर लेवल अगर माइनस होगा तो डिस्चार्ज होगा, वाटर लेवल बढ़ेगा रिचार्ज, वाटर लेवल कम होगा तो डिस्चार्ज। एंड हमने शुरुआत की थी जून 2024 में, हमारे एक्विफर में 8,900 मिलीमीटर पानी था, और फिर बारिश हो गई, फिर पानी ऐड होते गया, और फिर रबी का सीजन में पंपिंग स्टार्ट हो गया, बेस फ्लो स्टार्ट हो गया, तो पानी फिर से कम होने लगा। तो ये तो हो गया एक्विफर का पैरामीटर। यहाँ पे ग्राफ वाफ की है वही जो आपको दिखाया। और ये तीनों एक्विफर 1, 2, 3, 3 एक्विफर का मिला के इधर टोटल है। ये लीटर में है, क्योंकि ये उड़ीसा में गांव में दिखा रहा हूं, वहां पे एजुकेशन लेवल नहीं है कुछ भी, तो घन मीटर और हेक्टर ये सब बात नहीं कर सकते, तो सब कुछ लीटर्स में है, इसीलिए सब आंकड़ा बड़ा बड़ा दिखा। अब ये लेके फॉर एग्जाम्पल 7 फरवरी का अगर प्लानिंग करना है कोई क्रॉपिंग का, तो मैंने यहां लिया लेटेस्ट वाटर बैलेंस, हमारे पास इतना पानी है। ठीक है। डेली वाटर रिक्वायरमेंट आ गया। 7 फरवरी से नेक्स्ट बारिश तक कितना दिन बचा, करीब 110 दिन अप्रोक्सीमेटली, क्योंकि हम अगर 15 जून पकड़ लेते हैं तो 110 दिन के लिए पीने का पानी रिजर्व होना चाहिए, राइट। कितना आएगा, 1650 कैसे आया, कि उस गांव को डेली 15,000 लीटर टंकी का रिक्वायरमेंट है। ये 15 क्यूबिक मीटर में दिखाया है, 15,000 लीटर डेली उनको चाहिए, मतलब 15 घन मीटर। कितना दिन के लिए चाहिए, 110 दिन के लिए। 15,000 लीटर इंटू 110 दिन, और उसको अगर क्यूबिक मीटर में देखें तो 1650, मतलब ये 1650 तो रिजर्व करके ही रखना, पीने का पानी हाईएस्ट प्रायोरिटी। ठीक है। तो 16 से 50 हमने रिजर्व कर दिया। फिर हम यहां पर आ गए, हम लोग क्या देख रहे हैं अभी, अलग अलग ड्रिंकिंग डोमेस्टिक नीड्स हमने इधर रिक्वायरमेंट फिक्स कर दिया। फिर इधर कुछ उस एरिया में जो कॉमनली क्रॉप्स लिए जाते हैं वो यहाँ पे हम दिखा रहे हैं। वो क्रॉप को पर एकड़ कितना पानी चाहिए ग्रोथ के लिए टोटल सीजन में, वो यहाँ पे दिया है। और कितना एकड़ में वो क्रॉप लगा सकते हैं वो यहाँ। ठीक है। अब ये क्रॉप्स को इतना एकड़ में लगाने के बाद उसका वाटर रिक्वायर्ड आएगा, और फिर टोटल वाटर यूज यहां पे आ गया। अभी टोटल वाटर यूज है करीब 31,909। ठीक है। 3,19,00,000 लीटर, या 3,311 मीटर, सॉरी ये। और हमारा स्टार्टिंग पानी इधर दिया गया 35,000 क्यूबिक मीटर, ये हमारा फरवरी का स्टार्टिंग का बैलेंस है। अगर हम ये सीजन में इस हिसाब से इतना एकड़ का क्रॉपिंग करते हैं तो हमारे पास रिजर्व में 33 लाख पानी एक्विफर में रहेगा। अब अगर मैं सोचता हूं कि नहीं मुझे राइस भी चाहिए, तो 5 एकड़ मैंने राइस डाल दिया, तो क्या हो गया, मेरा बैलेंस हो गया नेगेटिव। क्या मैं 3 हेक्टर राइस कर सकता हूं, फिर भी नेगेटिव है। 2 एकड़ नहीं, 1 एकड़ नहीं। यानी अगर मुझे राइस करना है, समझो 5 एकड़ राइस करना है, तो मुझे शायद बाकी सब कुछ जीरो करना, सिर्फ राइस करना पड़ेगा। सो ये एक एग्जाम्पल है कि कैसे अगर आप वाटर बैलेंस
का यूज करना स्टार्ट करते हैं, तो इस तरीके का अगर सिंपल टूल्स बना सकते आप, और गांव के साथ प्लानिंग, जो वाटर सिक्योरिटी प्लानिंग के बारे में आपको योगेश सर अभी पढ़ाएंगे, तो ये उसका एक एग्जाम। जी सर, आई थिंक इतना ही मुझे ऐड करना था। थैंक यू। जी, थैंक यू सिद्धार्थ। सिद्धार्थ ने जो बातें रखी, जो पिछले साल उसने एक लेक्चर दिया था, उसका रिकॉर्डेड वीडियो हमने देखा है। आपको एक तो ये समझ में आया होगा कि अगर जब हम वाटर बैलेंस, वाटर कैलकुलेशंस या डब्ल्यूएसपी की बात करते हैं, तो किन चीजों की बात करते हैं, और इसका मतलब है किन चीजों से पाला पड़ने वाला है। तो सिद्धार्थ के प्रेजेंटेशन से वो एक चीज आपको पता चली होगी। दूसरा ये भी पता चला होगा कि ये इन अ वे एक्चुअली तो फ्लेक्सिबल है। एक्चुअली आप किस एरिया में हैं और उस एरिया में किस तरह की कंडीशन प्रिवेल करती है, एग्रीकल्चर किस तरह का है, एक्विफर किस तरह का है, अकॉर्डिंगली आप अप्रोच में बदलाव, मतलब डिटेल्स में बदलाव ला सकते हैं। और जो सबसे बड़ा जो मुद्दा जो मुझे समझ में आया पूरा जो सिद्धार्थ के प्रेजेंटेशन से जो था कि ये मतलब कंटिन्यूअस बेसिस पे करने वाला काम है। ऐसा नहीं है कि आपने एक बार कर कर छोड़ दिया तो अब कुछ करना जरूरी नहीं है, क्योंकि ये बहुत डायनेमिक, ग्राउंड वाटर इज अ डायनेमिक रिसोर्स, तो ये बदलता रहता है। तो इसको ध्यान में रखते हुए ये चीजें उसके प्रेजेंटेशन से थी। मैं मानता हूँ काफी कुछ चीजें काफी ज्यादा टेक्निकल थी, शायद इस लेवल पे ज्यादा टेक्निकल लगी होगी। तो सेजिना बेन हमारे साथ हैं, और पूरा ऑलमोस्ट पूरा प्रेजेंटेशन सेजिना बेन ने हमारे साथ देखा है। तो अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हो तो एड्रेस करते हैं, और उसके बाद सेशन को कंक्लूड करेंगे। सजीना मैम, ब्लैक कलर का जो टेबल था, इसमें मतलब एक्यूफर की कैपेसिटी और उसके सामने डिमांड दी हुई थी। तो लास्ट में मतलब एक गांव सीतापुर का आई थिंक करके हाँ गांव हाँ था, हाँ हाँ उसमें हाँ। मतलब हाँ हाँ हाँ, मैं ओवर एक्सप्लोरेशन ज्यादा था और एक्यूफर की कैपेसिटी भी कम थी। तो उसके मतलब केस में हम लोग सरफेस की जो बॉडी है ग्राउंड वाटर रिसोर्स की, तो वो बढ़ा के मतलब उसको डिमांड को मतलब मैनेज नहीं कर सकते हैं, या फिर इस केस में। देखिए, हाँ महेश भाई, मैं समझ गया, वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है समझना। मैं थोड़ा सा उसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करता हूँ। एक तो उसने ये कहा कि अल्टीमेटली सीतापुर गांव में मल्टी लेयर्ड एक्वीफर थे, और उसने जो ग्रीन कलर का जो टैब दिखाया था या बार दिखाया था, वो एक ऊपर का जो अनकन्फाइंड एक्वीफर था उसके लिए दिखाया था। तो रिमेनिंग जो वाटर जो है वो एक्चुअली डीपर एक्वीफर से वो ले रहे थे, जिसको उसने उसमें बार बनाते वक्त ग्रीन में कंसीडर नहीं किया था, इसलिए रेड काफी बड़ा हो गया था। तो ये हो सकता है कि जब आप काम करें तो मल्टी लेयर्ड एक्वीफर हो, तो पहले से आप अवेयर रहें कि उसके डेटा आपको इसमें डालने हैं। नंबर एक। नंबर दो, उसने ये कहा कि डिस्चार्ज वर्सेस रिचार्ज का रेशियो है, उसको उसने वहां पे प्लॉट किया था। तो ये जो आप रेड बार देख रहे थे, वो सिर्फ डिस्चार्ज का नहीं था। आप समझ रहे हैं, वो ओके। रेड बार जो बनाया था वो डिस्चार्ज वर्सेस रिचार्ज का था। मतलब वो गैप को एड्रेस करने का, मतलब वो गैप को बता रहा था। और तीसरा था जो मैं समझा उसकी पूरी प्रक्रिया से, जो मतलब उसका जो सिद्धार्थ का जो काम करने का तरीका था, उसने क्या किया कि उसने बहुत सारे, मतलब ऑलमोस्ट जितने भी कैलकुलेशंस करने थे उसको मिलीमीटर लेवल पे कन्वर्ट कर दिया, और उसके बाद उसको कंपेयर करता रहा। हम्म। एक एक मोटी मोटी समझ हमारी ये है कि ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है जब आप मिलीमीटर लेवल पे सब चीजों को कैलकुलेट करना शुरू कर देते हो। तो जो एसीटी का जो अप्रोच है, या सेजिनाबेन और योगेश का जो अप्रोच जो है, वो इस तरह से रहता है कि वो क्यूबिक मीटर में कैलकुलेशन करवाते हैं, या सीएमटी या मिलियन क्यूबिक मीटर में कैलकुलेशंस करवाते हैं। तो वो थोड़ा समझना आसान होता है, और आप उसको एट पार मतलब कंपेयर भी कर सको, उस तरह से उस कैलकुलेशंस को करवाते हैं। तो वो सीतापुर वाला जो केस था वो उस तरह से उसने तब भी बताया था, और मैं फिर से उसको क्लेरिफाई कर रहा हूँ। ठीक है जी। और ओके। तो एक्वाडम का काम काफी मतलब इस तरह का है और काफी टेक्निकल है। तो उसके Yes, yes. प्रेजेंटेशन से भी आपको पता चला होगा कि वो मतलब ज्यादा दे रहे ना ग्राउंड वाटर टेक्नोलॉजी और ग्राउंड वाटर को अंडरस्टैंड करने की टेक्नोलॉजी पे काफी काम करते हैं। एक एक होता है ना, काफी सारी चीजों के बाद स्टॉक मार्केट में एक सेंसेक्स है, निफ्टी 50 है या सेंसेक्स है बीएससी का, वो इंडेक्स है, आप समझ रहे हैं।
तो अल्टीमेटली तो इंडेक्स ये है कि हम देख रहे हैं कि हमारा ग्राउंड वाटर टेबल नीचे जा रहा है, तो ये समझिए वो इंडेक्स है, अल्टीमेट इंडेक्स है। नीचे क्या हो रहा है, ऊपर क्या हो रहा है, सीजन में क्या हो रहा है, क्लाइमेट चेंज का क्या हो रहा है, उसका एक निचोड़ है। तो अल्टीमेटली एक उसने भी वो टेस्ट ट्यूब वाला बताया था कि भाई ये अलग अलग टेस्ट ट्यूब्स में अलग अलग सिचुएशन है। तो बेसिकली इंश्योर ये करना है कि जब भी बारिश हो तो एक्वीफर उस कंडीशन में आ जाए जो बिफोर कल्टीवेशन सीजन था। तो भले कल्टीवेशन सीजन में आप पानी को इस्तेमाल करिए ग्राउंड वाटर को, लेकिन उस पानी के अल्टीमेटली उतना ना कीजिए कि वो एक्चुअली डिप्लीशन होते होते ग्राउंड वाटर माइनिंग होना शुरू हो जाए। आप समझ सकते हैं ना, माइनिंग मतलब जब भी हम माइन करते हैं, मिनरल को निकालते हैं, तो वो मिनरल फिर से वहां भरता नहीं है। तो हम एट प्रेजेंट जो कर रहे हैं काफी सारी जगह पे भारत में, वो ग्राउंड वाटर का माइनिंग हो रहा है। वो 100 निकालते हैं और 10 जा रहा है, तो 90 तो माइन हो ही गया। तो उस कंडीशन में ना जाए, उस लेवल तक पूरे काम को ले जाना है। और अगर ग्राउंड वाटर निकालना भी है तो मेरा बहुत सेजिना ने भी एक पॉइंट को इसमें टच किया था, और मैं फिर से उसको बताता हूँ। ग्राउंड वाटर को निकालना भी है, प्लान भी करना है, तो पहले जो क्रॉप एट अ रिस्क है ड्यू टू वेरिएशन इन रेनफॉल, सीजनलिटी, जो क्रॉप एट अ रिस्क है, तो पानी आप यूज करो उसको रिस्क से सिक्योर करने के लिए, ना कि वो तो भले रिस्क में पड़ा रहा लेकिन हम कुछ दूसरा करेंगे। तो ये जब हम डिमांड साइड का मैनेजमेंट का काम करेंगे या कुछ प्लानिंग का काम करेंगे, कुछ मिटिगेशन का एस्पेक्ट्स देखेंगे, तो इन चीजों के ऊपर भी थोड़ा बहुत चर्चा होगी। हाँ प्रसून जी। मैं एक्चुअली ये सोच रहा था कि आप लोग तो जनरली एज एसीटी एज एन ऑर्गेनाइजेशन आप लोग फार्मर के साथ काम करते ही हैं, लेकिन अल्टीमेटली जो मैं ग्राउंड पे देख रहा हूँ और वहाँ पे फार्मर्स के साथ इन इन टेक्निकलिटीज के ऊपर तो कोई आई डोंट सी एनीबडी टॉकिंग इन दिस टेक्निकलिटी। कहाँ पे? मतलब टेक्निकलिटी मैं सिद्धार्थ के इससे नहीं कह रहा हूँ, जिस डेप्थ से हम जा रहे हैं और जिसके हमें करना है, जो काम करना है वो मैं कह रहा हूँ। हम फोकस कर रहे हैं ड्रिंकिंग वाटर जो कि बहुत 1% से भी कम है, और जो 80% है उसको तो हम इनफैक्ट कन्वर्जेंस की भी बात हम जैसे राजस्थान में हम करते हैं, कन्वर्जेंस में भी हम सब बाकी सारे लोग मिल रहे हैं, लेकिन एग्रीकल्चर जिसके साथ काम करना है एक्चुअली, जिसको डिमांड कम करनी है या उस डिमांड साइड सप्लाई को करना है, उसके साथ तो कोई बात ही नहीं कर रहा है, और उसके साथ बात करने के लिए कोई टाइम भी नहीं दे रहा है। तो ये बहुत बड़ी चैलेंज है ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट के प्रोफेशनल्स के हिसाब से, अगर मैं देखूं तो पर्सनली मैं जो अभी देख रहा हूँ उसके हिसाब से। ठीक है, क्योंकि उसमें पॉलिसी लेवल पे अगर काम करना हो तो वो एड्रेस करना पड़ेगा। अब वो एग्रीकल्चर जैसे ही पॉलिटिकल इश्यू हो जाता है तो नोबडी इज इवन वो उसे वो छेड़ना ही नहीं चाह रहे उसको कि इसको इस तरीके से मैनेज करना चाहिए या क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन करो। आइलैंड ऑफ सक्सेस है, कुछ कुछ लोग कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली कलेक्टिवली जिसको करना चाहिए, सबको पॉलिटिकल विल आना चाहिए, वो नहीं हो रहा है। तो वो थोड़ा सा दैट इज व्हाट आई एम सीइंग इन एज एन थर्ड पर्सन इन द सेक्टर। ठीक है, अब आपकी बात सही है, लेकिन मतलब यही चीजों से निकलते हुए मेरे ख्याल से अटल भूजल योजना आई थी, कि जहां पे एक वाइडर स्केल पे इस काम को ले जाना था। तो अब योजना बनी है तो कुछ ना कुछ तो पॉलिटिकल विल रहा होगा, तब तो योजना बनी थी। नहीं, इम्प्लीमेंटेशन में दिक्कत है, पॉलिटिकल विल प्लानिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, इम्प्लीमेंटेशन में दिक्कत है ही मतलब अटल भूजल की यहाँ पे मैं जो देख रहा हूँ, जिस तरीके से कम्युनिटी को मोबिलाइज करना चाहिए, इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। आज की दौसा फॉर एग्जांपल, दौसा का अगर मैं कहूँ केस, तो उसने बहुत बढ़िया से प्लानिंग और वो सब किया है, जिसमें आई टेल यू डीएलआई जितने भी है, जिसमें एकदम इजी इंसेंटिव मिल जा रहा है ना, जैसे पीजोमीटर लगा दिया उसका एक इंसेंटिव हो गया, यहाँ पे इंसेंटिव हो गया, वो सारा वो कर ले रहे हैं। लेकिन जहाँ पे कन्वर्जेंस करना है, जहाँ पे क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन की बात करनी है, वहां पे वो डिपेंडेंट हो जाते हैं डिपार्टमेंट के ऊपर, तो वहां पे दे आर नॉट एबल टू परफॉर्म। वो बता देते हैं फिगर्स, लेकिन वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। वो जितना मोबिलाइज करना चाहिए, उसके पास ग्राउंड पे टीम ही नहीं है जो इतना अंडरस्टैंडिंग रख पाए, इसकी वजह से वो लोग बात ही नहीं कर पा रहे टेक्निकल चीजें। तो वो अप्रोच इज एब्सोल्युटली फाइन, इट शुड बी इन दैट वे। बिल्कुल सही कह रहे हैं, अप्रोच बहुत सही है, लेकिन ग्राउंड पे वो परिवर्तित नहीं हो रहा है। ये चक्कर, दिस इज द चैलेंज, दिस इज चैलेंज दैट आई एम सीइंग। ठीक है, मेरी ये मोटे मोटे तौर पे समझ ऐसी है, एज अ सोसाइटी, एज अ गवर्नमेंट, जी एज अ कलेक्टिव,
we are good at planning, but we are बिल्कुल we are a poor at execution. बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और तो इसकी वजह से तो यही है आप कि ग्राउंड पे लोग नहीं है जिसको वो गाइड कर मैं सके, मैं हैंड मैं होल्ड मैं कर वही सके। मैं वही कर रहा हूँ ना। अब प्रॉब्लम यहाँ हो गया है कि ग्राउंड वाटर आपने 50-60 साल से डिप्लीट, मतलब उसको, मतलब माइनिंग करना ऑलमोस्ट शुरू कर दिया, 50-60 साल हो गए, होने आए हैं। जी जी। लेकिन अब आपको जो कुछ भी करना है वो 3-4 साल में परिवर्तित कर देना है। मतलब आपने कोई बेस प्रिपेयर नहीं किया। अगर उस सेंस में मैं कहूँ कि जैसे एग्रीकल्चर एक्सटेंशन वर्कर जो है, मैं उस पर भी मैंने डिमांड साइड हाँ में भी कहा था, उसको जो टास्क दिया जाता है वो प्रोडक्शन इंप्रूवमेंट का टास्क दिया जाता है। हाँ। रिसोर्स के साथ जो छेड़खानी हो रही है, नेचुरल रिसोर्स जो डिग्रेड एंड डिप्लीट हो रहे हैं, उसके लिए उसकी सेंसिटिविटी बढ़े, उसके ऊपर बहुत खास उसकी ट्रेनिंग नहीं होती है। तो यही है होती। गेप, हाँ एग्जीक्यूशन बिल्कुल गेप सही। यही है कि जो टीम फील्ड में उतरने वाली है उनको अच्छे से अगर ट्रेन किया जाएगा, ओरिएंट किया जाएगा और उस तरह से प्रोजेक्ट में उनकी रोल बनाई जाएगी, तो मैं मानता हूं हम्म कि एग्जीक्यूशन भी बेहतर होगा। लेकिन एनी हाउ एट प्रेजेंट जितना भी हमने पिछले कुछ सालों से देखा है, वी आर इन फास्ट मोड ऑफ फास्ट ट्रैक इम्प्लीमेंटेशन में है। तो ये दुविधाएं आएगी। लेकिन हम मान के चलते हैं कि इस जैसे कोर्स और इस जैसे डिस्कशंस जो हैं वो अगर कंटिन्यू रहेंगे तो इम्प्रूवमेंट होता रहेगा। लेकिन कितना होगा वो डिपेंड्स करता है जो इंडिविजुअल उसमें काम करेगा उसकी सॉफ्ट स्किल्स के ऊपर। सही है। एग्रीड। ठीक है, और कोई क्वेश्चंस? इट वॉज वेरी हैवी एंड टेक्निकल। जैसे प्रसून भाई बोल रहे हैं ना, ग्राउंड पे इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता है, तो आई थिंक मेरा ये सोचना है कि या तो चीजें बहुत डिफिकल्ट हो जाती है तो वो बिल्कुल इम्प्लीमेंट नहीं होती है, और या तो ज्यादा इजी हो जाती है तो बिल्कुल नहीं होती, तो मॉडरेशन होना चाहिए। तो आई डिड नॉट फाइंड एनी मॉडरेशन इन दिस वन कि हाँ, लाइक दिस इज माय ओपिनियन। मतलब इसको शैलेश भाई सिंपल खाली लैंग्वेज में फार्मर्स के लिए कैसे ब्रेक डाउन करें, वो मुझे टच थोड़ा इसमें मिसिंग लगा। सो या। ठीक है। ये मतलब दो चीजें हैं। एक तो आज के जो अभी जो हम जिसमें एंटर कर रहे हैं जिस चीजों को, उसका ऑब्जेक्टिव ये नहीं है कि आप किसानों के साथ इंटरफेस कैसे डिजाइन करेंगे। एट प्रेजेंट हम ये करने की कोशिश करें कि इस विषय को आप अच्छे से समझ लें। तो आप उस लोड के साथ पार्टिसिपेट ना करें कि इसको आप किसानों के साथ कैसे करेंगे। जब वो मौका आएगा, जब ये हमें डिस्कस करना होगा कि हाउ यू विल इंटरेक्ट विद द फार्मर ऑन दिस इश्यूज, तब का बात हम तब देखेंगे। लेकिन फिलहाल आप उस लोड के साथ इन एक्सरसाइजों में या इस लेक्चर्स में पार्टिसिपेट ना करें। और वो मुझे लगता है कि वो थोड़ा ओवरव्यू और टेक्निकल लेवल पे अभी उन्होंने सिर्फ बताया, पर डीप में जाएंगे तो और थोड़ा समझ में आ जाएंगे कि कैसे हम फील्ड पे लेके जाएंगे। ऐसा भी हाँ मुझे थोड़ा लगता है कि अभी वो सिर्फ ओवरव्यू था इसलिए हाँ, वो बस ज्यादा बस टेक्निकल लगा। आज भी बेसिकली एक ओवरव्यू था, और कल भी आप बहुत बेसिक ओवरव्यू की जैसा ही आप देखेंगे। मतलब पूरा विषय हम खोल रहे हैं कि जब आप ग्राउंड वाटर की बात कर रहे हैं तो उसमें ग्राउंड वाटर बैलेंस वगैरह का जो कुछ भी चक्कर आता है उसमें क्या क्या हम्म आएगा, तो उसको अब अभी हम खोल रहे हैं और बाद में देखते हैं कि ये कैसे होगा। लेकिन हम्म जैसे नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड्स क्या करेंगे, हम एक एक पैरामीटर को डेटा कलेक्शन के साथ जोड़ेंगे, एक एक पैरामीटर को हम डिटेल के साथ जोड़ेंगे, कैलकुलेशंस के साथ जोड़ेंगे, और आगे चलते हुए इसको डिसीजन में कैसे ट्रांसलेट करना है उसके साथ जोड़ेंगे। तो यहां तक पूरी प्रक्रिया होने वाली है। सेशन आपको जोड़ना चाहिए थोड़ी सा। टेक्निकल एस्पेक्ट्स आपको लग रहे हैं या कैलकुलेशंस या वाटर बैलेंस एंड वाटर बजट, जैसे शुरू के मॉर्निंग के सेशन में भी मैंने बोला था कि वाटर बजटिंग और वाटर बैलेंस जो है वो आपके मतलब प्रोजेक्ट एरिया या आपके इंटरेस्ट क्या है उसके हिसाब से आप उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। जैसे पूरा सिद्धार्थ ने बताया उसमें उसने कहीं पे भी रेनफॉल क्वांटिफिकेशन या रन ऑफ की ऐसे बात नहीं की थी, पूरा ग्राउंड वाटर सेंट्रिक था। तो हम जो अप्रोच की बात कर रहे हैं उसमें हम ओवरऑल उस एरिया में, क्योंकि हमारा मेजर इनपुट तो रेनफॉल है, तो रेनफॉल एंड रन ऑफ और सॉइल मॉइस्चर को ध्यान में रखते हुए, और उसके बाद कि जो इम्बैलेंस होता है वो ग्राउंड वाटर में ही होता है। मतलब अगर तालाब खाली हो गया तो हो गया, अभी उसमें कुछ नहीं कर सकते।
लेकिन जो ग्राउंड वाटर में जो एन्युअली रिचार्ज हुआ उसके सामने जो आपने एक्सट्रैक्शन किया, तो उसमें जो इम्बैलेंस क्रिएट होता है वो क्वालिटी पे इम्पैक्ट करता है या फिर ओवरऑल आपका वाटर टेबल डिप्लीशन है। और हमको पता ही है कि ग्राउंड वाटर का शेयर ज्यादा है, इवन इन नेचुरली भी जो रिसोर्स हमारे पास पोटेंशियल है वो भी और यूज के हिसाब से। तो वो हम थोड़ा कलेक्टिवली देखेंगे। हर एक पैरामीटर हम डिटेल में समझेंगे, बारी बारी रिपीटेड टीचिंग भी हम करेंगे ताकि जो शिवाली जो आप कह रहे हैं टेक्निकल है वो सब चीजें हम उसको थोड़ा इजी कर सके। सेकंड थिंग ये है कि जो जैसे सिद्धार्थ ने भी बताया कि आप कोई भी वाटर बैलेंस जो है उसको आप परफेक्शन के लेवल पे लेके जाना चाहेंगे तो वो आपका रिसर्च एंड स्टडीज जो पब्लिकेशन के लिए चाहिए उस लेवल पे जाएगा। उसके बाद भी हम परफेक्ट तो नहीं कर सकते क्योंकि नेचर के कुछ पैरामीटर्स या कुछ कैलकुलेशंस ऐसे हैं कि वहां के परफेक्शन के लेवल पे हम नहीं पहुंच सकते। लेकिन डेफिनेटली हम एटलीस्ट अगर विलेज लेवल पे कम्युनिटी लेवल पे उनका एक्वीफर में क्या प्लस हो रहा है क्या माइनस हो रहा है वो अगर हम उनको बता सके ना, हम भी समझ सके और उनको बता सके, तो ये काफी है। थर्ड थिंग जो प्रसून जी आप बात कर रहे थे कि और शैलेश भाई ने भी कहा कि हम प्लानिंग हम अच्छे से करते हैं लेकिन हमारा एग्जीक्यूशन जो है वो इतना अच्छा नहीं है। तो वो एक दिक्कत तो है, लेकिन उसके साथ मैं दूसरा एक पॉइंट मैं यहाँ पे रेज करूं कि काफी कुछ इम्प्लीमेंटेशन ऐसा भी हो रहा है कि जहाँ पे प्लानिंग अच्छे से नहीं हुआ है। तो उसके चलते भी क्या होता है ना कि एक रॉन्ग प्रेसिडेंट सेट होता है कि ये डिमांड है ये काम कर दीजिए, लेकिन उसका एक कंप्लीट वे में अगर एक प्लानिंग होने के बाद, क्योंकि प्लानिंग आपको सिंगल टाइम करना है, वो आपका जो आपको फिर सिर्फ जो डायनेमिक रिसोर्स है वाटर तो उसको ही मॉनिटर करना है, आपका जियोलॉजी नहीं बदलेगा, आपका ड्रेनेज सिस्टम नहीं बदलेगा, आपकी एक्वीफर की प्रॉपर्टीज नहीं बदलेगी, कुछ भी नहीं बदलने वाला। तो विदाउट डूइंग प्रॉपर प्लानिंग इम्प्लीमेंटेशन होने से भी उसका रियल इम्पैक्ट क्या आ जाएगा। काफी कुछ प्रोग्राम्स ऐसे इम्प्लीमेंट हो जाते हैं पूरे के पूरे, उसके बाद भी पता नहीं चलता है कि अच्छा रॉन्ग वे में काम हुआ है। तो ठीक है अगर एग्जीक्यूशन में हम स्लो है या अच्छे से नहीं हो रहा है, लेकिन जहां पे भी अगर हो रहा है वहां पे भी अगर हम थोड़ा प्लानिंग से चले तो ऑटोमेटिकली उसका इम्पैक्ट बढ़ेगा। और सेकंड थिंग ये है कि मतलब शुरू में भी बोला था ना कि हम पीजीडब्ल्यूएम की पूरी टीम में आप लोग जुड़ रहे हैं, वो एक जो एक मिशन है उसमें आप जुड़ रहे हैं, ठीक है ना। तो एक संस्था या 10 लोग या 100 लोग जितना हम उसको स्प्रेड करेंगे उतनी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती जाएगी, तो जो एक वॉइस है ना वो बढ़ता जाएगा। तो कम्युनिटी अगर एम्पावर्ड होगी, लोग एम्पावर्ड होंगे, तो ऑटोमेटिक गवर्नमेंट का रुख भी उस तरफ जाएगा। हम बाकी के पॉलिटिकल एजेंडा में नहीं पढ़ते हैं लेकिन ग्राउंड वाटर को तो अभी गवर्नमेंट भी सीरियसली ले रही है। तो अगर कम्युनिटी से ये डिमांड जाएगी और ये एक आवाज बनेगा तो डेफिनेटली इस पे भी काम होगा, लेकिन जो हमारे हाथ में है एटलीस्ट हम उस पे काम करना शुरू करें। हाँ, ये काम करने का तरीका है वो सीखना जरूरी है कि कैसे काम करे उसको। आई थिंक दैट इज इम्पोर्टेंट। ट्रू। यस सुनीता आप कुछ। हेलो। हाँ, मैंने वो एक शेयरिंग राइट्स भी मांगे थे आपसे। तो बेसिकली हम लोग सेवा मंदिर में भी मैं एक प्रोजेक्ट में हूँ जिसमें हम लोग वाटर सिक्योरिटी प्लान्स बना रहे हैं। तो मुझे आपसे बस वही जानना था कि आपने एक तो ये शेयर किया जिसमें पूरी प्रोसेसेस और कैसे होता है ये सब कुछ, और एक हमारे पास में हम लोगों ने एक 3 दिन का वर्कशॉप जैसा बना रखा है जिसमें जो विलेजर्स है वो पार्टिसिपेशन इंश्योर करवाते हैं और उनके साथ में ये जो पैरामीटर जो भी हमने अभी डिस्कस किया उस तरह की चीज़ों पे काम करते हैं। तो मुझे बस यही जानना था कि क्या मतलब जैसे सिंप्लीफाइड वे में हमने पूरी एक्सेल शीट में सारा कर लिया है और उसको हम 3 दिन के प्रोसेस में कंप्लीट करते हैं, तो क्या मतलब जो आप बता रहे हैं वही तरीका ही होना चाहिए या कुछ और भी तरीका हो सकता है क्या? मतलब थोड़ा सा और जैसे हम लोग बात करते हैं तो अभी यहाँ पे क्यूबिक मिलियन लीटर और बहुत बड़े बड़े नंबर्स पे बात करते हैं, तो हम लोगों ने एक ये सोचा है कि ठीक है लोगों को ये सारी टेक्निकल भाषा तो समझ में आती नहीं है, तो हमने उसको क्या किया कि टैंकर्स में कन्वर्ट कर दिया है। तो टैंकर्स में बताते हैं कि आपके यहाँ पे
50 टैंकर जितना पानी इकट्ठा, मतलब अगर आप यूज करते हो पूरे साल में, या 100 टैंकर जितना पानी, या 500 टैंकर जितना, तो वो थोड़ा उनको समझ में भी आता है कि इस तरह की, मतलब वो क्योंकि वो क्वांटिटी को उस तरह से ज्यादा अच्छे से रिलेट कर पाते हैं। तो मुझे बस यही बात करना था कि अगर इस तरह से है, क्या मतलब जो आप बता रहे हो वही एक तरीका हो सकता है, या कोई और तरीका भी हो सकता है? सी वाटर सिक्योरिटी प्लान बनाने के मैंने आपको दो तरीके सुबह मैंने प्रेजेंट किए थे, ठीक है ना, अप्रोच कि जो एक थीमेटिक मैप के आधार पे आप कर सकते हैं जो सिंप्लीफाइड है, और दूसरा जो बताया कि अगर एक आप ही अगर कोई इंस्टीट्यूशन है उसको लीड कर रही है, तो आप एक थोड़ा और डिटेल में वाटर बैलेंस में जाके आप कर सकते हैं। देखिए दिक्कत यहाँ पे क्या आती है, दो दो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स है, वो आप समझ लीजिए। एक है थीमेटिक मैपिंग है और दूसरा वाटर बजट और वाटर बैलेंस है, ठीक है। तो थीमेटिक मैपिंग तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप जब तक रिसोर्स को असेस नहीं करेंगे तो वो रिसोर्स का प्लान आप कैसे करेंगे। सो मेजर जो है वो लैंड रिसोर्स एंड वाटर रिसोर्स है। वाटर रिसोर्स में जो भी अवेलेबल है वो उसका उसका हमको पोटेंशियल पता होना चाहिए, उसका प्रॉब्लम पता होना चाहिए, और उसका जो नीड है वाटर का नीड, जो वाटर बैलेंस ना कर सके कोई बात नहीं, लेकिन वाटर बजट आपके पास होना चाहिए कि एक्चुअली आपकी एरिया की विलेज की नीड क्या है, और देन आपका क्या डेफिसिट रहता है, वो डेफिसिट को आप कैसे मैच करोगे, उसका एक प्लान होना चाहिए। तो उसको आप टैंकर्स में करो या क्यूबिक मीटर में करो, या उसको एक जैसे इसने मिलीमीटर में बताया एरिया को छोड़ दो, और ऊपर की जो वाटर कॉलम है उसी को ही आप एक बार ग्राफ के थ्रू भी प्रेजेंट कर सकते हैं। तो वो उस एरिया की लोगों की अंडरस्टैंडिंग किस यूनिट में है उस यूनिट से आप समझा सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो आपको इंटरवेंशन डिजाइन करना है, एटलीस्ट उसके लिए आपके पास मैपिंग और आपका वाटर बजट और रिसोर्स का असेसमेंट, ये जब तक आप कोई प्रॉब्लम को डिफाइन नहीं कर पाएंगे ना, तो उसका आप सॉल्यूशन नहीं लेके आएंगे। बाकी की कुछ वो ये मिनिमम है, मतलब उससे ज्यादा आप बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट मिनिमम ये तो चाहिए हमें कि हमारे एरिया का लैंड एंड वाटर रिसोर्स क्या है, थीमेटिक मैपिंग, उसमें लैंड यूज, जियोलॉजी, एक्वीफर बहुत जरूरी है, एंड थर्ड वन इज वाटर बजटिंग। अगर ये तीन पैरामीटर आप कर लेते हैं तो आई थिंक काफी हद तक आप एक अच्छा प्लान बना सकते हैं। सुनीता जी, मेरा व्यू ऐसा है, मानना ऐसा है कि कोई भी वाटर सिक्योरिटी प्लान जो है या आपके कैलकुलेशंस जो है वो टेक्निकली परफेक्ट नहीं होंगे तो चलेगा, जी सर, जी सर। लेकिन टेक्निकली करेक्ट होने चाहिए। आप समझ रहे हैं, दोनों में फर्क समझने की कोशिश कीजिएगा कि परफेक्ट नहीं होगा तो चलेगा, आपने कुछ छोड़ दिया जी सर। जो बहुत मिनिमल था, आपने 90% आपका काम कर लिया, जी 10% के लिए आपको 90% एनर्जी डालने की जरूरत थी, आपने छोड़ दिया उसको, तो चलेगा, वो परफेक्ट नहीं हुआ तो चलेगा। लेकिन जो 90% आपने किया है वो टेक्निकली करेक्ट होना चाहिए। तो जी मैं ये आपको रिक्वेस्ट करूंगा, क्योंकि अभी समय भी हमारा होने आया है, कुछ पार्टिसिपेंट्स ने भी लेफ्ट किया है, तो अगर आप ये हमको शेयर कर देंगे जी सर। मैं मेरी ईमेल आईडी पे या सृजना की ईमेल आईडी पे, जी सर। तो हम देख लेंगे इसको और इसको स्टडी कर लेंगे कि आप जो कर रहे हैं वो किस तरह का है, किस तरह का नहीं है, जी और हमारा क्या इसके ऊपर व्यू है वो हम आपके साथ शेयर कर सकते हैं श्योर अगर आप सर। चाहें तो। ठीक है, बिल्कुल सर, अगर बिल्कुल। बहुत अच्छा रहा आपका ये काम तो फिर डेफिनेटली हम एज अ पार्ट ऑफ केस स्टडीज आप इसको हम इनकॉर्पोरेट कर लेंगे। श्योर सर। एक कुणाल को शायद पता होगा, एक एट्री ने एक आप सर्च करेंगे वाटर सिक्योरिटी प्लान रिव्यू बाय एट्री, तो मुझे लगता है एट्री ने एक डॉक्यूमेंट बनाया है कि जिसमें उसने वेरियस टाइप ऑफ वाटर सिक्योरिटी प्लान्स को रिव्यू किया है, और उसका एक कंपेरेटिव स्टेटमेंट बना के उन्होंने उसका प्रेजेंटेशन बनाया है, और अल्टीमेटली उसने पीडीएफ के फॉर्म में वो प्रेजेंटेशन कहीं पे डाला हुआ है, तो वो इजीली एक्सेस हो जाता है, तो उसको भी आप देख लीजिए। आपका पहला प्रश्न था कि क्या ऐसे हो सकता है, तो ऐसा नहीं है कि हम बताएंगे वही करना है, आप जो कर रहे हैं वो भी हो सकता है, प्रोवाइडेड वो करेक्ट हो, उसमें कोई दुविधा नहीं है। दूसरा है कि ज्यादातर केस में हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि आप कैसे आसानी से डेटा ले पाए, और दूसरा है कि कैसे कम्युनिटी को एंगेज करके डेटा ले पाए। ये दो चीजों को इंश्योर करने से बेटर कम्युनिकेशन भी होगा कम्युनिटी के साथ और प्लान भी बनेगा। तो आप इसको भेज दीजिए, हम देख लेंगे इसको जरूर।
ठीक है, अगर और कोई, कुणाल आपने बीच में ऑफ किया था, माइक अनम्यूट किया था। हाँ नहीं सर, वो मैं सर्च करता हूँ, आई थिंक वीना का वो काम होगा, तो मैं सर्च करके मिल गया तो मैं ग्रुप पे डालता हूँ, मतलब सब मेरे पास देख भी पाएंगे। था कहीं, तो मैंने भी उसको डाउनलोड किया था। काफी अच्छा है, मतलब एज अ ओवरव्यू ऑफ WSP डॉक्यूमेंटेशन ठीक है, समझने के लिए अच्छा है। ऐसा नहीं है कि एग्जैक्ट करना है या उसने कोई त्रुटि बताई है, वो वाकई में इट्स अ बिग लिमिटेशन। एवरीवन हैज इट्स ऑन अप्रोच से आप काम कर रहे हो। अब आप यस जहां पे काम कर रहे हो वहां पे बेसिकली क्या प्रॉब्लम है, नीड है, अगर वो अच्छे से आप समझ गए तो उस मुताबिक यू कैन मॉडिफाई द आपका वाटरशेड वाटर बैलेंस के कैलकुलेशंस वगैरह को। यस ठीक है, तो अगर और क्वेश्चन नहीं है तो एक 1:35 हुआ है, तो अब यहाँ सेशन को एंड करते हैं और कल सुबह 9 बजे फिर से मिलते हैं। ठीक ओके है जी, बाय। ओके।